एवरीवन, होप से जो आपकी एग्जाम्स की तैयारी है बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। एंड अभी जो हम लोग रिवाइज करने वाले हैं हमारा सीए फाइनल ऑडिट का चैप्टर प्रोफेशनल एथिक्स। ये जो है काफ़ी एक बड़ा चैप्टर है एंड काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज इससे जो पेपर के अंदर 20 से 25 मार्क्स का तो पूछा ही जाता है। तो हमारे लिए ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इसके अंदर अच्छी बात क्या है, ये जो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी है एंड जो नंबर हैं वो आपको फ्री के मिलने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सारी चीज़ें बिल्कुल आसान आसान सी हैं, कुछ चीज़ें आपने पढ़ भी रखी है, तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। तो बढ़िया से जो है आपका ये तैयार होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले आपको जो भी सारी चीज़ें रहेंगी ध्यान से समझते चलनी है एंड मेरे साथ जो है साथ साथ रिवाइज करते चलना है। तो जितने भी लोग हैं अपने नोट्स लेके बैठेंगे, ये वाले नोट्स चाहिए आपको, ये जो है टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं हम रिवीजन को। मेक श्योर आपके पास आपकी बुक साथ में है, जिससे कि आप साथ साथ जो है सारी चीज़ें रिवाइज कर पाओ। जो नोट्स हैं वो साथ में, सारी चीज़ें साथ साथ जितनी आप रिवाइज कर लोगे ना उतना बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख ली तो आपके जो मार्क्स हैं वो भी बहुत बढ़िया आएंगे, क्योंकि 25 मार्क्स जो होते हैं पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं। इसलिए हमें जो है इसको बढ़िया से तैयार करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर दो पार्ट आते हैं। एक पार्ट आता है आपका स्केड्यूल्स वाला, जिसके अंदर आपको मिसकंडक्ट के स्केड्यूल्स दे रखे हैं, क्लॉजेस दे रखे हैं। एंड सेकंड पार्ट आता है जो कि अदर पार्ट है, रिलेटेड टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हो गए, ब्रांच ऑफिस वगैरह। तो अभी जो है हम दो पार्ट के अंदर इसको रिवाइज करेंगे। पहले पार्ट के अंदर हम बेसिक्स कवर करेंगे हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफिस के बारे में, एंड जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मिसकंडक्ट के बारे में। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो होने वाला है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। आपको पता है कितने तरीके के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं? 5 तरीके के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, पीसीडीसी। व्हाट इज पीसीडीसी? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। तो एक बार दोबारा से याद करेंगे कितने तरीके के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, ये आपको पता होने ही होने चाहिए, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन नॉट इन दिस चैप्टर बहुत सारी जगह आती है। तो आप ये मेक श्योर करो कि ये आपको अच्छे से आते हैं। नाम क्या क्या है दोबारा से एक बार याद करेंगे। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, तीसरा कौन सा था? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। तो ये 5 तरीके के प्रिंसिपल्स हैं। अब इसको एक बार इन डेप्थ में देखते हैं क्या क्या चीजें रहने वाली। अभी जो है हम सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एक एक करके डिटेल के अंदर देखेंगे एंड इसको जो है हम आराम से देखने वाले हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी होगी एंड वो डायरेक्टली रिवीजन वीडियो देख रहे होंगे। इसलिए जो सारी चीजें हम इन डेप्थ में ही कवर करने वाले हैं, कोई भी चीज हम स्किप नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये जो आपका प्रिंसिपल आता है वो हमने अभी सारे देखे। तो सबसे पहले उसमें कौन सा था? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? इंटीग्रिटी का मतलब है कि जो पर्सन होता है, जो अकाउंटेंट होता है, वो सच्चा होना चाहिए। सच्चा होगा तभी तो वो अच्छी सर्विस दे पाएगा। इसीलिए इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? जो भी अकाउंटेंट होगा वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट होना चाहिए। जो भी अकाउंटेंट है उसको सच बोलना चाहिए एंड वो सीधा होना चाहिए, सीधा और सच्चा इंसान होना चाहिए। अगर वो यहाँ वहाँ की बातें करेगा तो वो ना तो सर्विस अच्छी दे पाएगा, ना ही उससे क्या होगा, और प्रोफेशन का जो नाम है वो भी खराब होगा। इस वजह से आपको जो अकाउंटेंट है ही शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। दूसरी चीज, उसको जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट होगा उसको कोई भी रिपोर्ट, रिटर्न, कम्युनिकेशन या अदर इन्फॉर्मेशन, कोई भी रिटर्न, रिपोर्ट, कम्युनिकेशन या अदर इन्फॉर्मेशन से खुद को एसोसिएट नहीं करना। जानबूझ के उस चीज से आपको एसोसिएट नहीं करना। कैसी रिपोर्ट, कैसी इन्फॉर्मेशन, कैसी रिटर्न से? जिसके अंदर क्या है? फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। अब लेट सपोज कोई भी रिपोर्ट है, उसके अंदर अकाउंटेंट को पहले से पता है या सीए को पहले से पता है, नहीं यार ये चीज तो गलत लिख रखी है। लेट सपोज प्रोस्पेक्टस है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट को पता नहीं यार इसके अंदर तो ये चीज गलत लिखी है। स्टिल अगर वो उससे एसोसिएट होगा या उसको वो सही बताएगा तो वहां पे वो क्या होगा? मिसकंडक्ट माना जाएगा। इस वजह से ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन से आपको एसोसिएट नहीं होना। लेकिन मिसकंडक्ट कब नहीं माना जाएगा? अगर आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर उसको मेंशन कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया रिपोर्ट की, भाई ये चीज सही नहीं है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इसलिए हमने जो अपना मॉडिफाई ओपिनियन दिया हुआ है, तो उस केस के अंदर तो नहीं माना जाएगा मिसकंडक्ट, अदरवाइज माना जाएगा। एंड जब भी वो आप इन्फॉर्मेशन से एसोसिएट होते हैं तो आपको स्टेप्स लेने चाहिए कि कैसे आप वो डिसएसोसिएट हो पाओ उस इन्फॉर्मेशन से। तो एक बार इसको क्विक बेसिस पे दोबारा से देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल क्या है? इंटीग्रिटी, सच्चा इंसान होना चाहिए। तो इसके अंदर पॉइंट क्या था? ही शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। ये वर्ड याद रखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। दूसरी चीज क्या होती है कि नोइंगली he should not associate himself with any report, written information that contains misleading statement या false statement, गलत स्टेटमेंट वगैरह होगी तो उससे तो भाई हमें एसोसिएट नहीं होना, अदरवाइज क्या हो जाएगा? मिसकंडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम रिपोर्ट के अंदर लिख देंगे कि नहीं यार ये चीज गलत थी, तो उस केस के अंदर मिसकंडक्ट नहीं माना जाएगा। तो यहीं पे आपका पहला प्रिंसिपल खत्म हो जाता है, इंटीग्रिटी। दूसरा प्रिंसिपल हमारा आता है ऑब्जेक्टिविटी का। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जब भी कोई प्रोफेशनल अकाउंटेंट डिसीजन लेता है ना,
तो उसे कभी भी इन्फ्लुएंस में आके, किसी के दबाव में आके वो डिसीजन नहीं लेने, या कोई अपना खुद का इंटरेस्ट देख के डिसीजन नहीं लेना। वो जो डिसीजन होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिविटी का आप सिंपल समझ सकते हो, मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। अब जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट को कभी भी अपनी जो प्रोफेशनल जजमेंट है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कब कब वो जजमेंट जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो, कभी भी कोई आप डिसीजन ले रहे हो, तो वो आप गलत डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि किसी बायस में आके, किसी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में, या फिर कोई इन्फ्लुएंस में किसी ने आप पे प्रेशर डाला हुआ है कि नहीं भाई तुझे ये वाला डिसीजन लेना पड़ेगा, अदरवाइज मैं तुझे निकाल दूंगा। तो इस तरीके का कोई भी अगर दबाव है, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस है, तो उस केस के अंदर आपको जो है आपकी ऑब्जेक्टिविटी हर्ट होगी। तो जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज हिज जजमेंट, शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज हिज जजमेंट। कौन सी जजमेंट? बिजनेस या प्रोफेशनल जजमेंट, ड्यू टू बायस, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यू टू बायस या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद बात करेंगे सेकंड चीज, अगेन सेम चीज है, रिलेशनशिप अगर कोई ऐसी है तो वो चीज आपको एक्टिविटी लेनी ही नहीं है। अगर कहीं पे भी ऐसी रिलेशनशिप आ रही है जिसकी वजह से आपकी इंडिपेंडेंस, आपकी जजमेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, तो वो आप रिलेशनशिप एक्सेप्ट करोगे नहीं। पहले ही हमें क्या करना, उसको अंडरटेक करना नहीं है। तो दूसरा पॉइंट भी आपका कवर हो गया, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। इसके बाद हमारा थर्ड प्रिंसिपल है हमारा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि जो आपका प्रोफेशनल अकाउंटेंट है उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, जितनी भी नॉलेज रिक्वायर्ड होती है अपने क्लाइंट्स को सर्विस देने के लिए। एंड ड्यू केयर का मतलब है उसको, जो अकाउंटेंट है उसको डिलीजेंटली एक्ट करना पड़ेगा, केयरफुली एक्ट करना पड़ेगा कि वो जितनी भी सर्विस दे रहा है वो प्रॉपर दे रहा है, एंड एज पर जो रेगुलेशन है, एज पर जो स्टैंडर्ड्स है वो दे रहा है। अब इसके अंदर क्या क्या पॉइंट आएंगे? सबसे पहले वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट कब बनेगा? जब उसको क्या करनी पड़ेगी, अटेन एंड मेंटेन करनी पड़ेगी प्रोफेशनल नॉलेज। जो भी नॉलेज रिक्वायर्ड है क्लाइंट को सर्विस देने के लिए, उसको ना ही सिर्फ आपको अटेन करना पड़ेगा, बट उसको मेंटेन भी आपको करना पड़ेगा। जो भी आप एक्ट करते हो, आपके डिलीजेंटली आपको एक्ट करने हैं, केयरफुली आपको परफॉर्म करने हैं। जितने भी क्लाइंट्स को आप सर्व कर रहे हो, क्लाइंट को कैसे सर्व करना है? विद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी सर्व करना है, विद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस सर्व करना है। एंड जजमेंट आपको कैसी लेनी है? साउंड जजमेंट होनी चाहिए। इसके बाद आपको अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसकी? टेक्निकल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कोई नया स्टैंडर्ड आता है, कोई नई चीज आती है, कोई नया लॉ आता है, उस सब की आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए एंड अवेयरनेस भी होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो भी आप कंडक्ट करते हो अपनी एक्टिविटीज का, एंड जो भी आपकी कैपेबिलिटीज हैं उनको, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी भी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। कोई भी ट्रेनिंग्स आती है, कोई एआई रिलेटेड नई स्किल आई है, कोई नई चीज अप्लाई हो रही है क्लाइंट को सर्विस देने के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? अपनी भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। इसके बाद बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट। कैसे प्रोफेशनल अकाउंटेंट को एक्ट करना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे एक्ट करने की? केयरफुली, थॉरोली एंड टाइमली बेसिस। केयरफुली, थॉरोली एंड टाइमली बेसिस। तो केयरफुली भी एक्ट करना पड़ेगा, टाइमली भी एक्ट करना पड़ेगा। अगर लेट हम कोई सर्विस दे रहे हैं तो उसका कोई रेलिवेंस बनेगा नहीं। एंड जितने भी लोग उस प्रोफेशनल अकाउंटेंट के अंदर काम कर रहे हैं, जितने भी लोग प्रोफेशनल अकाउंटेंट के अंदर काम कर रहे हैं, उनको अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड सुपरविजन मिल रहा है या नहीं? उनको अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग या सुपरविजन मिल रहा है या नहीं? तो इसी के साथ एक बार क्विकली बेसिस पे दोबारा देखेंगे इसको, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर। सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा? अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज। अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज, एक्ट करना पड़ेगा डिलीजेंटली, सर्व करना पड़ेगा क्लाइंट्स को कैसे? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी के साथ। एक्सरसाइज करनी पड़ेगी साउंड जजमेंट। कंटिन्यूइंग अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसकी? रेलिवेंट टेक्निकल प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स की। कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी करनी जरूरी है, अपनी भी डेवलपमेंट जरूरी है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट कैसे करना है? केयरफुली, थॉरोली एंड टाइमली बेसिस पे। एंड अगर कोई उसके अंडर काम कर रहा है तो उसको अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग सुपरविजन मिल रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पे, जो होने वाला है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी का। अब कॉन्फिडेंशियलिटी की अगर मैं बात करूं, कॉन्फिडेंशियलिटी जो होता है अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जब भी आप ऑडिट्स वगैरह कर रहे होते हैं या कोई सर्विस दे रहे हो, तो क्लाइंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है उसका एक्सेस मिल जाता है आपको, एंड रिस्क बढ़ जाता है कि आप जो है कहीं इसको शेयर ना कर दो, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है क्लाइंट के ऊपर भी पड़ेगा एंड आपके ऊपर भी पड़ेगा, एंड बहुत ज़्यादा उसकी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो आपको मेंटेन करनी है। इसलिए सबसे पहले अकाउंटेंट को क्या ध्यान रखना है? जो भी अकाउंटेंट होगा, जो भी आपका सीए होगा, उसको क्या ध्यान रखना है कि आप अलर्ट रहो। किससे अलर्ट रहो? पॉसिबिलिटी हो सकती है डिस्क्लोजर, किसको? फैमिली मेंबर को। हो सकता है कि आप जाके अपने फैमिली मेंबर को बता दो, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखो वो चीज़, अलर्ट रहो कि ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटी ना बने जो कि आप क्या कर रहे हो, जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वो डिस्क्लोज करो फैमिली मेंबर को। इसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कहाँ कहाँ करनी है, इससे रिलेटेड हमारे पास 3 पॉइंट है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड हमारा 3 पॉइंट। क्या ऐसा होगा कि अभी मैं क्लाइंट के साथ एसोसिएटेड हूँ, सिर्फ मुझे तभी तक मेंटेन करनी है कॉन्फिडेंशियलिटी? ऐसा नहीं है। आज जो आपका करंट क्लाइंट होगा,
आज जो आपका करंट क्लाइंट होगा उसके रिगार्डिंग भी मेंटेन करनी है, जो आपके पुराने क्लाइंट्स थे उसके रिगार्डिंग भी होना चाहिए, एंड जो आपका फ्यूचर क्लाइंट होगा या प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट होगा तो वहां पे भी होना चाहिए। तो अगर आप किसी का असाइनमेंट लेने वाले उससे रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो भी डिस्क्लोज नहीं करनी, किसी का ऑलरेडी आप असाइनमेंट कर चुके हो तो भी डिस्क्लोज नहीं, किसी का अभी कर रहे हो तो भी डिस्क्लोज नहीं करना। तो विद इन फॉर्म और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फिडेंशियलिटी कहाँ कहाँ पे मेंटेन करी जाती है, एक तो अपनी फर्म में मेंटेन करी जाती है, एंड जो भी आपका अगर जहाँ पे आप काम कर रहे हो एज एम्प्लॉय काम कर रहे हो वहां पे भी उनकी भी मेंटेन करी जाती है। प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट जो होगा वो भी यहाँ पे कवर्ड है, एंड जब आपका रिलेशनशिप एंड हो जाएगा उसके बाद भी आपको मेंटेन करनी है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि जैसे आपका ऑडिट कंप्लीट हो गया उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन आप किसी को बता सकते हो, कभी भी आप वो नहीं बता सकते हो। तो ये हमेशा जो है कंटिन्यूइंग प्रोसेस चलता है। उसके बाद आपको कभी भी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है पर्सनल एडवांटेज के लिए यूज नहीं करनी, कभी भी आप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए यूज नहीं करोगे। एंड कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आपने एक्वायर करी थी कैसे, प्रोफेशनल या एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, इसी से आपको इन्फॉर्मेशन आइडियली एक्वायर हुई होगी, या तो आपने उसको ऑडिट की सर्विस दी होगी या कोई और सर्विस दी होगी, या आप उसके एम्प्लॉय थे तब आपको वो इन्फॉर्मेशन मिली थी। एंड अभी क्या है वो आप डिस्क्लोजर नहीं कर सकते, कब तक नहीं कर सकते, अनलेस आपके पास कोई लीगल या प्रोफेशनल ड्यूटी है डिस्क्लोजर की, या फिर आपके पास क्या है राइट टू डिस्क्लोजर। लीगल या प्रोफेशनल ड्यूटी है या राइट टू डिस्क्लोजर, क्विकली देखेंगे इसके अंदर हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर हमने ध्यान दिया कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमने एक्वायर करी है उसको हमें डिस्क्लोज नहीं करना। तो अब वो क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, सबसे पहले आपको अलर्ट रहना है कि आप कोई डिस्क्लोजर ना कर दो फैमिली मेंबर को। दूसरी चीज हमने देखी ये जो रिलेशनशिप है कहाँ कहाँ चलती है, करंट के साथ चलती है, प्रोस्पेक्टिव के साथ चलती है, एंड जो एंड हो जाता है वो चलती है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको पर्सनल एडवांटेज के लिए नहीं यूज करनी है। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपने प्रोफेशनली एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में एक्वायर करी थी आप नहीं डिस्क्लोज करोगे, अनलेस अगर आपके पास लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी है या राइट टू डिस्क्लोज है। एंड आपको ये भी ध्यान रखना है अगर कोई उसके अंडर काम कर रहा है तो वो भी क्या कर रहे हैं, वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं जो अकाउंटेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये सारे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद बात करेंगे कहाँ कहाँ पे हम डिस्क्लोजर कर सकते हैं। अब हमें इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, हो सकता है यार कल को कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा उसको मैं बताऊं कि ना बताऊं, इन जनरल तो नहीं बताना, बट कुछ केसेस बता रखे हैं जहां जहां पे आप बता सकते हो। कहाँ कहाँ पे बता सकते हो, अगर वो रिक्वायर्ड है बाय लॉ, लॉ के अंदर ही लिखा हुआ है कि नहीं यार ये इन्फॉर्मेशन तो आपको देनी है। क्या क्या हो सकता है, अगर क्या कर रहे हो आपकी कोई लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही है, कोई सपोज कोई कोर्ट का केस चल रहा है वहां पे कोई इन्फॉर्मेशन आपको प्रोड्यूस करनी है तो वो आपको जरूर करना पड़ेगा, या कोई पब्लिक अथॉरिटी के अंदर वो रिक्वायर्ड है एज पर लॉ तो वो भी आपको करना पड़ेगा। इसके बाद पहला केस तो हमने देखा रिक्वायर्ड बाय लॉ है, वहां पे बोला गया नहीं यार आपको ये देनी पड़ेगी। दूसरी चीज वहां पे क्या लॉ ने भी परमिट कर रखा है एंड क्लाइंट ने भी बोल दिया कि लॉ ने बोला हुआ था कि यार वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं, प्लस क्लाइंट ने भी बोल दिया कि हाँ कर लो। जब परमिट हो तो उसके बाद ऑथोराइजेशन भी जरूरी है। अगर परमिट है लॉ से चलेगा लेकिन उसके बाद क्लाइंट की ऑथोराइजेशन भी लेनी पड़ेगा, क्लाइंट खुद ही कह रहा है यार इन्फॉर्मेशन दे दो तो फिर दिक्कत क्या है वो आप दे दो। तो उसके बाद तीसरी चीज अगेन जो हमने ऊपर पढ़ा था, क्या अगर प्रोफेशनल ड्यूटी या राइट टू डिस्क्लोज है, अब वो कब कब हो सकता है, कौन कौन से केस के अंदर हो सकता है। तो आपको पता है इंस्टीट्यूट का पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू होता है, तो अगर आईसीआई कोई पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू कर रहा है तो वहां पे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाए क्लाइंट से रिगार्डिंग तो वो आपको देनी पड़ेगी। कोई आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है रेगुलेटरी की बॉडी की, सेबी ने कोई इन्वेस्टिगेशन डाल रखी है उसने क्या मांगी, कोई डिटेल मांगी तो आपको वो देनी पड़ेगी। उसके बाद प्रोटेक्ट करना है क्या प्रोफेशनल इंटरेस्ट, कोई अगर आपकी लीगल प्रोसीडिंग्स थी तो आपको अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे देनी पड़ सकती है। एंड या फिर आपको कोई कंप्लेंट्स करना है टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से। तो क्विकली देखेंगे कहाँ कहाँ पे आप डिस्क्लोज कर सकते हो। पहला केस रिक्वायर्ड बाय लॉ है वहां पे कर देना, परमिटेड बाय लॉ एंड ऑथराइज्ड बाय क्लाइंट है वहां पे भी कर देना। तीसरी प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज, इसके अंदर केस क्या आ जाएंगे, क्वालिटी रिव्यू या पीयर रिव्यू से कंप्लाई करना है। दूसरा रिस्पॉन्ड करना है कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, प्रोटेक्ट करना है प्रोफेशनल इंटरेस्ट एंड कंप्लाई करना है टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से। इसके बाद जब भी आप इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हो तो उसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है। लेट्स सपोज आपको इन्फॉर्मेशन किसी को बतानी है, वो इससे इससे क्या कर रहा है, वो कंप्लाई कर रहा है, अब इन्फॉर्मेशन बतानी है तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा क्या कोई थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट तो उससे अफेक्ट नहीं हो रहा, क्या कोई थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट तो उससे अफेक्ट नहीं हो रहा, या फिर कोई पर्टिकुलर पार्टी का इंटरेस्ट जो है उससे अफेक्ट नहीं हो रहा। उसके बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दो, जो सही है, जो काम की इन्फॉर्मेशन देनी है। एंड आपको ये चेक करना पड़ेगा किसको वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। पहली चीज देखी कि इंटरेस्ट तो नहीं अफेक्ट हो रहा, दूसरा हमने देखा कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो रेलिवेंट होनी चाहिए, फिर हमने देखा किसको हम दे रहे हैं, एंड जो हमने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है वो अप्रोप्रिएट रिसिपिएंट्स पे गई है या नहीं है, जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है वो अप्रोप्रिएट रिसिपिएंट्स पे है या नहीं। इसके बाद अब हमारा आता है नेक्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, प्रोफेशनल बिहेवियर। अब जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट होता है ना तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो प्रोफेशनली बिहेव करे। बिहेव नहीं करोगे आप अगर प्रोफेशनली तो फिर प्रोफेशन की तो वैल्यू डाउन पूरी पूरी हो जाएगी। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है जितने भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट होते हैं सी होते हैं उनको क्या करना चाहिए, कब वो बिहेव करेगा प्रोफेशनली, जब वो कंप्लाई करेगा किससे,
लॉज एंड रेगुलेशन से। किससे कंप्लाई करेगा? लॉज एंड रेगुलेशन से। तो जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट होता है उसको कंप्लाई करना चाहिए किससे? लॉज एंड रेगुलेशन से, लॉज एंड रेगुलेशन से। एंड कोई भी ऐसा कंडक्ट नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे प्रोफेशन, जिससे सीए का नाम खराब हो। कोई ऐसा काम अगर आप करोगे जिससे सीए का नाम खराब होगा तो वो जो है आपका मिसकंडक्ट के अंदर आता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब क्या हो गया? कंप्लाई करो लॉज एंड रेगुलेशन से एंड अवॉइड करो ऐसा कंडक्ट दैट में डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। ठीक है, दैट में डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। एंड कोई भी ऐसी एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन या एक्टिविटी से आपको एंगेज नहीं करना जिससे प्रोफेशन, जिससे सीए प्रोफेशन का नाम खराब हो। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी में आपको नहीं जाना जिससे सीए का नाम खराब हो सकता है। एंड और क्या क्या नहीं करना आपको इससे रिलेटेड? कोई भी एग्जरेटेड क्लेम्स नहीं करोगे, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के आपको सर्विस नहीं बतानी कि यार मैं ऐसी ऐसी सर्विस देता हूँ, मैं इतना बढ़िया कर दूंगा, वो कर दूंगा। जो आपको नॉर्मल है, जो आपके सिंपल वे होता है बोलने का कि यार ये सर्विसेज मैं ऑफर करता हूँ, उस वे में करना पड़ेगा। डिस्पैरेजिंग रेफरेंसेस, कभी भी ये नहीं बोलना कि यार दूसरे वाले का काम खराब है मेरा बढ़िया। अगर आप ये बोलोगे कि दूसरे वाले का खराब है मेरा बढ़िया, तो आप तो यही बोल रहे हो ना कि सीए ने काम सही नहीं करा। आप भी सीए हो, सामने वाला भी सीए, आपको वो डिग्निटी मेंटेन करनी पड़ेगी। जो काम है सारे सीए बढ़िया ही करते हैं, तो किसी कभी भी दूसरे का कंपैरिजन करके आपको नहीं बोलना कि यार इसका काम खराब है आप मुझसे कराओ। और कभी भी एडवर्टीजमेंट जो है, एडवर्टीजमेंट से रिगार्डिंग अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो वो उसका वॉल्यूशन नहीं करना। तो इसी के साथ हमने जो है पांचों के पांचों प्रिंसिपल्स यहाँ खत्म कर लिए। एक बार क्विक बेसिस पे दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। कौन कौन से प्रिंसिपल से बात करते हैं? सबसे पहला इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी कैसा अकाउंटेंट होना चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट होना चाहिए। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन रिटर्न या रिपोर्ट से आपको एसोसिएट नहीं होना जिसके अंदर कैसी है, फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आपने मॉडिफाइड रिपोर्ट दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन से आप एसोसिएट हो सकते हो तो आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू डिसएसोसिएट। तो ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होगा? इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी, क्या? अपनी प्रोफेशनल या बिजनेस जजमेंट। क्यों? ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बायस। ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बायस या इन्फ्लुएंस। इसके बाद बात करेंगे, हमने थर्ड प्रिंसिपल पढ़ा था पीसीडीसी। पीसीडीसी क्या हो गया? प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटेंट के पास। तो उसको क्या करना पड़ेगा? अटेन एंड मेंटेन करनी पड़ेगी नॉलेज, अटेन एंड मेंटेन करनी पड़ेगी नॉलेज। एक्ट करना पड़ेगा डिलीजेंटली, एक्ट करना पड़ेगा डिलीजेंटली। क्लाइंट्स को सर्व करना पड़ेगा, क्लाइंट्स को सर्व करना पड़ेगा कैसे? विद प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड एक्सरसाइज ऑफ साउंड जजमेंट। अपने आप को क्या करना पड़ेगा? डेवलप। तो कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। उसके बाद कंटिन्यूइंग अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अगर कोई भी टेक्निकल या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स वगैरह आया या कोई भी डेवलपमेंट होती है। एंड उसके बाद एक्ट आपको कैसे करना है? केयरफुली, थोरोली एंड टाइमली बेसिस, केयरफुली, थोरोली एंड टाइमली बेसिस। एंड अगर उसके अंदर कोई काम कर रहा है तो उनको क्या देनी चाहिए? अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड सुपरविजन देना पड़ेगा। इसके बाद हमने बात करी कॉन्फिडेंशियलिटी की, किसी की भी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज नहीं करनी है। अगर आप किसी की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करोगे तो उसका जो है काम खराब हो सकता है। एंड हमें काम जो है खराब नहीं करना। सीए जो जाने जाते हैं, काम बढ़िया करने के लिए जाने जाते हैं, तो सबसे पहले हम किसको बताएंगे जाके वो इन्फॉर्मेशन? फैमिली मेंबर को। ऐसी चीज ना हो इसलिए हमें क्या रहना है? बीइंग अलर्ट रहना है। अलर्ट रहो कि कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी ना आए डिस्क्लोजर की। कॉन्फिडेंशियलिटी कब कब रहेगी? जो करंट क्लाइंट है उस पर भी रहेगी, जो पुराना क्लाइंट है उस पर भी रहेगी, एंड जो आने वाला क्लाइंट है उस पर भी रहने वाली है। कोई भी हम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए नहीं यूज करेंगे। कब हम डिस्क्लोज कर सकते हैं? अगर मेरे पास राइट टू डिस्क्लोज है, या मेरी प्रोफेशनल या लीगल ड्यूटी है, या मेरी प्रोफेशनल या लीगल ड्यूटी है। एंड उसके बाद जो अगर कोई उसके अंडर काम कर रहे हैं तो आपको वहां पे भी क्या मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो लोग भी जो है रिस्पेक्ट कर रहे हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। इसके बाद बात करेंगे कहाँ कहाँ पे आप डिस्क्लोजर कर सकते हैं। रिक्वायर्ड बाय लॉ है, परमिटेड बाय लॉ एंड ऑथराइज्ड बाय क्लाइंट है। एंड तीसरी चीज, अगर आपके पास लीगल या प्रोफेशनल ड्यूटी कब कब हो सकती है? अगर आपको कंप्लाई करना है पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हुई थी रेगुलेटर की, तब करना है। प्रोटेक्ट करना है प्रोफेशनल्स का इंटरेस्ट, उस केस के अंदर हो सकते हैं। एंड अगर आपको कंप्लाई करना है टेक्निकल या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स तो आप करोगे। एंड जब भी आप इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हो तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी? किसी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट तो अफेक्ट नहीं हो रहा। दूसरी चीज आपको देखनी है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही डिस्क्लोज कर रहे हो। उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा किसको ये डिस्क्लोज करने वाले हो। एंड जब आपने डिस्क्लोज कर दी तो वो अप्रोप्रिएट रिसिपेंट पे गई है नहीं। इसके बाद हमने लास्ट जो हमारा प्रिंसिपल था वो था हमारा प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर में क्या है? उसको कंडक्ट अपना ऐसा रखना चाहिए, कंप्लाई करना चाहिए किससे? लॉज एंड रेगुलेशन से। एंड अवॉइड करना है ऐसा कोई भी कंडक्ट दैट में डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन, दैट में डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। एंड कोई भी ऐसी एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी से नहीं एंगेज करना चाहिए जिससे जो है हमारा नाम खराब हो। एंड उसके बाद कोई भी एग्जरेटेड क्लेम नहीं करेंगे, बढ़ा चढ़ा के सर्विस के बारे में नहीं बताएंगे। एंड जो है किसी से कंपैरिजन नहीं करेंगे दूसरे सीए से कि हमारा काम बढ़िया या उसका खराब। एंड लास्ट चीज, एडवर्टीजमेंट जो गाइडलाइंस है उसका भी वॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पांचों प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रोफेशनल अकाउंटेंट को जो है ऑब्जेक्टिविटी तो मेंटेन करनी है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी जजमेंट। किस किस केस में कॉम्प्रोमाइज हो सकती है जजमेंट, वो जो है हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइज होगी। तो उससे रिगार्डिंग क्या होते हैं ना, कुछ कुछ थ्रेट्स आते रहते हैं। कुछ थ्रेट्स हो सकते हैं कि लेट सपोज क्या है, आपका कोई
फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मैंने कंपनी के शेयर खरीद रखे। अगर मैंने खुद ने कंपनी के शेयर खरीद रखे, क्या मैं बोलूंगा कि कंपनी खराब है? तो इस तरीके के क्या होते हैं, कुछ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं, या फिर इन्फ्लुएंस हो जाती है, किसी ने आपको दबाव कर रखा है, किसी ने आपको प्रेशर डाल रखा है कि नहीं यार तुझे यही रिपोर्ट बोलनी पड़ेगी, ये वाली स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी। तो उस केस वो ऐसी चीजें ना हो, इसलिए जो है हमारे थ्रेट्स आते हैं। किस तरीके के थ्रेट्स हो सकते हैं आपकी इंडिपेंडेंस को? तो सबसे पहले जब भी आपको थ्रेट मिलता है तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो वेदर देयर एग्जिस्ट अ थ्रेट। तो जब भी कोई एंगेजमेंट भी आप टेकअप कर रहे होते हैं ना, आपको चेक करना पड़ता है क्या यार इंडिपेंडेंट हो, अगर नहीं हो तो कौन सा थ्रेट है। जैसे आपको थ्रेट मिला चलेगा, उसके बाद इवेलुएट करना है क्या वो थ्रेट रेलिवेंट है, क्या उसका इम्पैक्ट आने वाला है। तो थ्रेट आइडेंटिफाई करा, इवेलुएट करा। अब हो सकता है मेरे पास थ्रेट तो निकल के आ गया, थ्रेट निकल गया तो क्या होगा, या तो मैं उसको हटा दूं, या तो मैं उसको एलिमिनेट कर दूं थ्रेट को, या फिर मुझे वो रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे? एक्सेप्टेबल लेवल पे, एक्सेप्टेबल लेवल पे उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो एक बार सारे खुद से बोलेंगे। स्टेप क्या रहता है, सबसे पहला क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करा थ्रेट को। थ्रेट आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या होगा, आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है उस थ्रेट को। इवेल्युएट कर लिया कि हाँ भाई थ्रेट तो एग्जिस्ट करता है, एंड वहां पे रिस्क भी हो जाएगा इंडिपेंडेंस। तो अब हम क्या करेंगे, या तो एलिमिनेट कर देंगे, या उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। कहाँ? टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। अब देखते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ थ्रेट होते हैं आपके। सबसे पहले हमारे 5 तरीके के थ्रेट होते हैं: सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी एंड इंटीमिडेशन थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स के नाम से ही आपको समझ आना चाहिए कि मेरा खुद का इंटरेस्ट है उसके अंदर। अगर मेरा खुद का इंटरेस्ट होगा तो मेरी जो जजमेंट है वो तो कॉम्प्रोमाइज होने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या दिया गया, फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट है। फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट है जिससे मेरी जजमेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। दूसरा हमने क्या, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू का क्या मतलब है, मैंने खुद ही काम करा था, अब मैं उसको खुद ही चेक कर रहा हूँ। अगर मैंने खुद ही चीज कोई करी थी, अब मैं उसको खुद चेक करूंगा, क्या मैं उसको गलत बताऊंगा? कभी मैं गलत बताऊंगा नहीं। तो इसलिए अगेन थ्रेट आ जाता है कि अभी क्या है, अगर उसने कोई भी एक्टिविटी पहले परफॉर्म करी थी तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अब अच्छे से इवेल्युएट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो सही बताएगा ना, उसने खुद कराया। लेट्स सपोज एग्जांपल इसका यही है कि मैंने कोई फाइनेंशियल सिस्टम बनाया, मैंने कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना दिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब मुझे ही एंगेज करा गया कि बताओ ये सही बना या नहीं बना। मैं तो यही बोलूंगा ना कि सही बना, अगर क्योंकि मैंने ही बनाया तो मैं सही बोलूंगा। इसलिए जो है यहाँ पे भी आप रेलिवेंट जजमेंट अप्लाई नहीं कर पाओगे, रेलिवेंट डिसीजन नहीं दे पाओगे, इसलिए ये जो है थ्रेट बन जाता है। एडवोकेसी थ्रेट क्या है, मैं क्लाइंट का ही प्रमोशन करे जा रहा हूँ कि नहीं यार ये क्लाइंट बहुत बढ़िया है, उसकी पोजीशन को ही प्रमोट करे जा रहा हूँ। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आप क्लाइंट को प्रमोट करोगे या क्लाइंट की ही तारीफें करते रहते हो तो उससे क्या है, एडवोकेसी थ्रेट आ जाता है। उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट, फेमिलियरिटी थ्रेट। फेमिलियरिटी थ्रेट क्या हो गया, लेट सपोज मिस्टर रोहित है। मिस्टर रोहित क्या है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एंड उसके पापा क्या है वहां पे उस कंपनी के अंदर सीईओ है। तो मिस्टर रोहित क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंगेज करे गए कि यार इस कंपनी का ऑडिट करो, जिसके अंदर क्या है उसके पापा सीईओ हैं। सीईओ क्या हो गया, टॉप लेवल पे। अगर ऐसी चीज होगी तो बताओ क्या रोहित जो है सही डिसीजन लेगा, नहीं लेगा? वो बिल्कुल भी नहीं लेगा, वहां पे हमेशा रिस्क होगा। या हो सकता है क्या है, मैं उस क्लाइंट के साथ 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, जब मैं ऑडिट करता था मैं भी ऐसे क्लाइंट्स के साथ था जिनके साथ मैंने 2 साल 3 साल काम करा। तो वो क्या होता है ना, एक क्लाइंट रिलेशन बन जाता है। आप किसी के साथ 6 महीने रहो तो आपका रिलेशन बन जाता है, आप 3 साल रहोगे तो कितना अच्छा रिलेशन बन जाएगा, 5 साल रहोगे तो कितना और अच्छा रिलेशन बन जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी रिलेशन बन जाता है, लॉन्ग एसोसिएशन या क्लाइंट से कोई भी क्लोज रिलेशनशिप है, तो उस केस के अंदर भी जो है आपका थ्रेट बन जाएगा। उस केस के अंदर जो है आप ऑब्जेक्टिवली बिहेव नहीं कर पाओगे। लास्ट होता है इंटिमिडेशन थ्रेट। अब आपको प्रेशर डाला जा रहा है या आपको धमकाया जा रहा है कि नहीं भाई ये काम करेगा तो ठीक है, वरना तो हम तुझे निकाल देंगे, वरना तेरे को हम प्रमोशन ही नहीं देंगे। तो इस तरीके से अगर आपको धमका कोई रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटिमिडेशन थ्रेट। लेकिन इसके आपको जो कीवर्ड्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि हो सकता है कभी ये थ्रेट्स आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड आ जाए। तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है एक बार मैं क्विकली बताता हूँ। हमने 5 थ्रेट पढ़े। सबसे पहला सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के अंदर क्या है, मेरा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है तो डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा, वो आपका आ जाएगा इसके अंदर। दूसरा हमने पढ़ा सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट के अंदर क्या होगा, अकाउंटेंट विल नॉट अप्रोप्रिएटली इवेल्युएट द जजमेंट प्रीवियसली मेड। जजमेंट प्रीवियसली मेड जो उसने करी होगी वो आप इवेल्युएट नहीं कर पाओगे अच्छे से। उसके बाद एडवोकेसी थ्रेट क्या हो जाएगा, प्रमोटिंग क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन, प्रमोटिंग क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन। फैमिलियरिटी थ्रेट क्या होगा, ड्यू टू लॉन्ग और क्लोज रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। लास्ट आ गया इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट क्या है, द अकाउंटेंट विल बी डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली ड्यू टू परसीव्ड और एक्चुअल प्रेशर। अकाउंटेंट विल बी डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली। अब कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं, बट डिटेल्स में देखते हैं। ये तो मैंने अपने एग्जांपल्स दिए, एक बार हम देखते हैं आईसीए ने क्या क्या एग्जांपल्स दिए। तो इसके अंदर दो केसेस हो सकते हैं। या तो अभी मैं क्या हूँ, सीए इन प्रैक्टिस हूँ, मैं क्या करता हूँ, लोगों को सर्विस ऑफर करता हूँ, मेरी खुद की फर्म है या मैं एज अ सोल प्रोप्राइटर सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ। एम्प्लॉय का केस अलग देखेंगे। अगर मैं सर्विस ऑफर करता हूँ तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या क्या हो सकते हैं। पहली बात, मेरे खुद का डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है क्लाइंट के अंदर, मैंने ऐसी फीस
ले रखी है उस क्लाइंट से कि वो इतनी लो है कि मैं जो है प्रॉपरली काम नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने ऐसी फीस ले रखी है तो मेरा क्या होगा, डायरेक्ट इंटरेस्ट वहां पे जुड़ा होगा। उसके बाद क्या है, मेरे पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है, मेरे पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का एक्सेस है जो कि मैं यूज कर सकता हूँ अपने पर्सनल गेन के लिए, जो कि मैं यूज कर सकता हूँ अपने पर्सनल गेन के लिए। इसके बाद क्या हो सकता है, मेरी फर्म का कोई और मेंबर था जिसने कोई काम करा था, अब उसके काम में गलती निकल गई। अगर ऐसी गलती निकल गई तो मेरा खुद का इंटरेस्ट होगा ना वहाँ पे, मैं बताऊंगा थोड़ी कि ये चीज़ गलत है या क्या है, मैं तो ये बोलूंगा नहीं नहीं बढ़िया काम है, अपनी फर्म का नाम थोड़ी हम खराब करेंगे। इसके बाद आता है आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट के अंदर वही हो गया, आपने कोई फाइनेंशियल सिस्टम इंप्लीमेंट करा एंड उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, आप अश्योरेंस रिपोर्ट दे रहे हो कि हाँ ये सिस्टम बढ़िया काम कर रहा है। इसके बाद अगर आपने कोई डेटा प्रिपेयर करा था, कोई आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करी थी एंड अब क्या कर रहे हैं, हम उसी का ऑडिट करें, आपने खुद ने प्रिपेयर करी थी एम अब उसी का खुद का ऑडिट करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो जाएगा। एडवोकेसी थ्रेट क्या हो जाएगा, आप जो है क्लाइंट के शेयर्स का प्रमोशन करते रहते हो, क्लाइंट के शेयर्स का प्रमोशन करते रहते हो, या उनके लिए क्या कर रहे हो, आप एडवोकेट बने हुए, एडवोकेट एज अ एडवोकेट एक्ट कर रहे हो उनकी जो लिटिगेशन डिस्प्यूट है, तो भी वहां पे क्या हो जाएगा, एडवोकेसी थ्रेट। एंड आप क्या कर रहे हो, लॉबिंग इन फेवर ऑफ लेजिस्लेशन, कोई आपका नया लॉ आने वाला है एंड आप क्या कर रहे हो, अपने क्लाइंट के फेवर में वो लॉ हो जाए, इस वजह से जो है आप क्या करे जा रहे हो, एफर्ट्स डाले जा रहे हो, एफर्ट्स डाले जा रहे हो। फिर इसके बाद आता है फैमिलिटी थ्रेट। आपका क्या है, क्लोज या इमीडिएट फैमिली मेंबर है, जो कि क्या है, ऑफिसर डायरेक्टर हो सकता है क्लाइंट का, जैसा मैंने एग्जांपल दिया मिस्टर रोहित का। उसके बाद हो सकता है आपका कोई आपका एंगेजमेंट पार्टनर था, कोई पहले आपका एंगेजमेंट पार्टनर था, अब क्या बन गया फॉर्म के अंदर, ऑफिसर डायरेक्टर बन गया। अगर कोई एंगेजमेंट पार्टनर ऑफिसर डायरेक्टर बन जाएगा तो डेफिनेटली वहां पे जो है इन्फ्लुएंस आने ही वाला है। इंटिमिडेशन थ्रेट क्या होगा, आपको धमका रहे हैं विद डिसमिसल, आपको हटा देंगे एंगेजमेंट से अगर आप एग्री नहीं करोगे। आपको प्रेशर फील हो रहा है, प्रेशर क्यों फील हो रहा है, क्योंकि क्लाइंट ज्यादा एक्सपर्टीज रखता है। तो कोई कई बार ऐसा होता है, क्लाइंट को 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, अब उसको ज्यादा नॉलेज है उस वाले, उसको क्या है, ज्यादा नॉलेज है उस चीज की। इसका मतलब ये नहीं है उसको ज्यादा नॉलेज है तो आप उससे डर जाओ, डरना नहीं है कभी भी। एंड उसके बाद जो आपका प्लान प्रमोशन है वो नहीं होगा, प्लान प्रमोशन आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। अब हुआ क्या, आपको गिफ्ट भी दिया क्लाइंट ने आपको गिफ्ट दिया एंड उसके बाद वो क्या कह रहा है, मैं इसको पब्लिक को बता दूंगा। अगर आपने गिफ्ट तो ले लिया पहले होशियारी में कि यार ले लेते हैं, बढ़िया बढ़िया गिफ्ट मिल रहा है। मैं भी एक क्लाइंट करता था, उनके यहाँ वॉचेस बनती थी 1 लाख 1.5 लाख की। अगर मैं वो वॉच ले लूँ और कल को वो बोले कि नहीं यार हम तो ये पब्लिक के अंदर बता देंगे, तो अगर ऐसा होगा तो क्या मैं अच्छे से काम कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जो है आपको कभी भी गिफ्ट भी एक्सेप्ट नहीं करनी है क्लाइंट से। एंड वो पता नहीं चलता, अभी तो आप एक्सेप्ट कर लोगे बट वो बाद में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आपको ऐसा काम करना ही नहीं है जिससे हमें कोई दिक्कत हो। इसके बाद बात करते हैं, अब अगर आप एज अ एम्प्लॉय हो, अगर आप एम्प्लॉय हो तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। अगेन अगेन आपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहे हो, आपकी कोई भी इंसेंटिव कंपनसेशन अरेंजमेंट्स है उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपके पास एक्सेस है किसका, जो भी कंपनी के एसेट हैं आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो। एंड आपको क्या है, गिफ्ट ऑफर करा है, गिफ्ट ऑफर करा है किसने, सप्लायर ने, किसके, अपनी कंपनी के। सेल्फ रिव्यू थ्रेड के अंदर क्या हो जाएगा, आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिटरमाइन कर रहे हो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कब डिटरमाइन कर रहे हो, पहले तो आपने डिसाइड करा कि हाँ यार ये वाली कंपनी हम खरीदने वाले हैं, हमने डिसाइड कर लिया कि यार जो है ए लिमिटेड को हम खरीदेंगे, उसके बाद हम क्या करें, डिटरमाइन कर रहे हैं इसकी अकाउंटिंग कैसे होने वाली है, तो उस केस के अंदर जो है रिस्क हो सकता है। एंड उसके बाद एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट के अंदर क्या हो जाएगा, आपके पास अपॉर्चुनिटी टू मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन इन द प्रोस्पेक्टस। फेबिलिटी थ्रेट क्या होगा, आप क्या करते हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हो वहाँ पे, आप सीईओ, आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का काम करते हो, फाइनेंशियल वगैरह बनाते हो। एंड जो आपका क्लोज फैमिली मेंबर है वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, वो पॉलिसीज वगैरह बनाता है, वो मेजर मेजर डिसीजन लेता है, तो वहाँ पे भी आपको दिक्कत हो सकती है इंडिपेंडेंस की। इसके बाद फैमिलिटी थ्रेट के अंदर एक और आता है, ज़्यादा टाइम तक आप काम करोगे तो अगेन आप जो है आपकी जो जजमेंट है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इंटिमिडेशन थ्रेट अगेन सेम होता है कि अगेन आपको धमका रहे हैं कि आपको निकाल देंगे। थ्रेट डिसमिसल, अगर आप डिसएग्री करोगे जो उन्होंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोली है, या फिर आपको क्या है, आपके डिसीजन मेकिंग को कोई अलग पर्सन जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई अलग पर्सन जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये सारे थे आपके एग्जांपल्स। एंड इसके बाद जो है हम बात करेंगे हमारे इवेल्यूएशन ऑफ थ्रेट्स की। अब थ्रेट्स की इवेल्यूएशन करनी है, तो जब भी लेट्स सपोज आपने 3 स्टेप पढ़े थे आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट, आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने 5 तरीके के थ्रेट पढ़ लिए। कौन कौन से थ्रेट के टाइप होते हैं एक बार दोबारा से करेंगे। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होता है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट होता है, इंटिमिडेशन थ्रेट होता है, फेमिलियरिटी थ्रेट होता है, एंड एडवोकेसी थ्रेट होता है। अब हमने पहला स्टेप पढ़ा था आइडेंटिफाई करा, दूसरा अब हमें इवेल्युएट करना है कि यार वो थ्रेट सच में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखना पड़ेगा उस थ्रेट को हमें रिड्यूस करना पड़ता है एक्सेप्टेबल लेवल। उस थ्रेट को हमें रिड्यूस कर, या तो एलिमिनेट कर दो चलेगा, नहीं तो हमें रिड्यूस करना पड़ेगा एक्सेप्टेबल लेवल का। एक्सेप्टेबल लेवल के लिए हमारे पास एक टेस्ट आता है, क्या बोलते हैं हम उसको, रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट। रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी टेस्ट, इसका मतलब क्या है, मैं चेक करूंगा कि कोई इंडिपेंडेंट पर्सन या कोई थर्ड पर्सन क्या कंक्लूजन डिराइव करेगा, क्या कंक्लूजन डिराइव करेगा। अगर मेरी जगह कोई ऐसा पर्सन होता जो कि फुल्ली इंडिपेंडेंट है, जिसका कोई भी यहाँ पे वास्ता नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो वो क्या डिसीजन लेगा, उस तरीके के टेस्ट को हम क्या कहते हैं, रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट। उसके बाद हम एड्रेस कैसे करेंगे, अब हमने थ्रेट तो
आइडेंटिफाई कर लिया, किस तरीके का थ्रेट है ये भी देख लिया हमने। अब हम क्या करने वाले हैं, उसको मैंने 3 चीज़ें बताई थी हम क्या-क्या कर सकते हैं। सबसे पहला, या तो हम उसको एलिमिनेट कर दें, थ्रेट को। हमारे पास ऑप्शन था, कोई एंगेजमेंट टीम मेंबर था जिसका कोई इंटरेस्ट था, हमने क्या करा, उसको हटा दिया। उस एंगेजमेंट टीम मेंबर को ही हटा दिया हमने, तो आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया। या फिर कोई रिलेशनशिप थी, लेट्स सपोज आपने शेयर्स होल्ड कर रखे थे, शेयर्स बेच दिए, उस केस के अंदर भी एलिमिनेट हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमने क्या करा, सेफ गार्ड्स अप्लाई करे। सेफ गार्ड्स अब कौन कौन से हैं वो अभी हम देखेंगे। या फिर हम क्या करेंगे, भाई कुछ नहीं हो पा रहा, हम मना कर देंगे एंगेजमेंट, भाई मेरे को नहीं करनी है एंगेजमेंट। तो 3 तरीके होते हैं, या तो एलिमिनेट कर लो या सेफ गार्ड लगा लो, जिससे एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाए। या फिर आप मना कर दो कि नहीं यार, हमसे तो नहीं हो पाएगा। आपसे ज़रूर हो पाएगा, क्योंकि अगर आप तैयारी अच्छे से करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया आने वाला है। एंड जो अभी हम सीए बनने वाले, तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे एंड चैनल को है सब्सक्राइब करेंगे, जिससे जो बढ़िया बढ़िया जो है और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। एंड एक बार कमेंट सेक्शन में सारे जो है नाम अपना मैनिफेस्ट करेंगे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सीए लिखें सारे स्टूडेंट नाम के आगे एंड अपना नाम लिखो। उसकी जो फीलिंग है वो बहुत अलग आती है यार, सीए बनने के बाद जो फीलिंग है ना, वो कहीं पे आती ही नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हमारे सेफ गार्ड्स। क्या क्या सेफ गार्ड्स लगा सकते हो। आपको थ्रेट मिल गया यार, वहाँ पे क्या है, थ्रेट तो मिल गया, अब उसके बाद हम करेंगे क्या क्या। सबसे पहली चीज, सेफ गार्ड्स के अंदर क्या किया जाएगा, सबसे पहले एडिशनल टाइम या क्वालिफाइड पर्सोनल डाल दीजिए। आप वहाँ पे क्या करोगे, और एडिशनल टाइम डालो, एडिशनल रिसोर्सेज डाला, तो आपने एडिशनल टाइम दिया, क्वालिफाइड पर्सोनल आपने रिव्यूअर कर दिया। हो सकता है ना कि यार आज मैं कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा जजमेंट, बट मैं उसके ऊपर एक रिव्यूअर बिठा दूंगा जो कि मेरी टीम का पार्ट नहीं है। तो मेरी टीम का अगर कोई पार्ट नहीं है, उसको मैंने रिव्यूअर कर दिया, तो EQCR वगैरह होता है। तो अगर आपने रिव्यूअर डाल दिया अलग से, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, सेफ गार्ड हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो, अगर नॉन एश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हो क्लाइंट को, ऐसा होता है ना कि यार मैं एक तो सर्विस दे रहा हूँ अपनी ऑडिट की, अब मैं और भी कोई सर्विसेज दे रहा हूँ, अदर कोई कंसल्टेंसी वगैरह की सर्विस है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एंगेजमेंट पार्टनर ही डिफरेंट कर दूंगा, सेम एंगेजमेंट पार्टनर करूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा यार, मुझे कहीं पे लग रहा है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही है, मैं दूसरी फर्म को बोलूंगा कि भाई तुम आके ये वाला प्रोसीजर परफॉर्म करो, ये वाला पार्ट तुम चेक करो दोबारा से। तो वो जब चेक करेंगे तो वहां पे भी क्या होगा, रिस्क कम हो जाएगा। एंड लास्ट क्या हो जाएगा, कोई अगर कॉन्फिडेंशियल नेचर का कोई भी अगर आपका मैटर है जो कि कॉन्फिडेंशियल नेचर का है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टीम्स को ही सेपरेट कर दूंगा, टीम्स को ही क्या कर दूंगा, सेपरेट कर दूंगा। तो बड़ा इजी सा पार्ट था आपका ये थ्रेट्स वाला एंड इंडिपेंडेंस वाला। इसके अंदर हमने पहले तो पढ़े, इसके अंदर जो है हमने पहले तो पढ़े कौन कौन से टाइप्स ऑफ थ्रेट होते हैं, 5 तरीके के थ्रेट होते हैं। उसके अंदर हमने एग्जांपल्स पढ़े, 2 एग्जांपल के टाइप होते हैं, एक होता है जब सीए जो है इन प्रैक्टिस होता है एंड जो है सीए इन सर्विस होता है। उसके बाद हमने चेक करा क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं उस थ्रेट को हटाने के लिए, एंड लास्ट में हमने देखे क्या क्या सेफ गार्ड अप्लाई होगी। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे हमारे नो क्लार पे। इसके बाद आएंगे हमारे नो क्लार पे। नो क्लार क्या है, नो क्लार का मतलब क्या होता है, नो क्लार का मतलब होता है नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज नो क्लार, नो क्लार इज नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। तो नॉन कंप्लायंस का मतलब क्या होगा, एक्ट ऑफ ओमिशन कमीशन, इंटेंशनल अनइंटेंशनल, इंटेंशनल भी हो सकता है या अनइंटेंशनल भी हो सकता है, एक्ट ऑफ कमीशन या ओमिशन। तो कोई भी चीज, कोई भी गलती कर रहे हो क्या, जो कि कॉन्ट्रेरी है, जो कि गलत है एज पर लॉज एंड रेगुलेशन। अब इसके अंदर कौन कौन ये गलतियां कर सकते हैं, वेरी क्लियरली डिफाइंड है। सबसे पहले तो आपको ये मतलब तो समझ आ गया क्या, नॉन कंप्लायंस है किससे, लॉज एंड रेगुलेशन से। नॉन कंप्लायंस है किससे, लॉज एंड रेगुलेशन से। ये लेकिन ये नॉन कंप्लायंस कौन कौन कर सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, एक्ट ऑफ कमीशन ओमिशन कौन कौन करेगा। या तो क्लाइंट कर सकता है, क्लाइंट करेगा, या जिस कंपनी के अंदर मैं काम करता हूँ वो उन्होंने करा है। टीसीडब्ल्यू जी ने कर रखा है, जो मेन लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उन्होंने कर रखा है। क्लाइंट का भी हो सकता है, मेरी खुद के ऑर्गेनाइजेशन वालों ने कर दिया, मेरे खुद के क्लाइंट के मैनेजमेंट ने कर दिया, या मेरी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट ने कर दिया। एंड लास्ट कोई भी अदर इंडिविजुअल्स हैं जो वर्क कर रहे हैं किसमें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये 4 लोग ही हैं जो करेंगे तो ही कवर होगा। इनके अलावा अगर कोई करेगा तो वो चीज़ यहाँ पे कवर नहीं है। तो यहाँ पे सेपरेट जो प्रोविजन दिया गया है नो क्लार वाला, वो खाली एप्लीकेबल है अगर जो आपका नॉन कंप्लायंस करा है इन 4 लोगों ने। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन से 4 लोग। एक तो सबसे पहला होगा क्लाइंट कर सकता है, दूसरा आपका टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट, किसका, क्लाइंट का या एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन का, या अदर इंडिविजुअल्स ऑफ एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन किस किस। और इसके अंदर पर्सनल मिसकंडक्ट कवर नहीं है, यहाँ पे खाली कौन सा कवर्ड है, जो कि बिजनेस एक्टिविटीज का है। बिजनेस एक्टिविटी वाला मिसकंडक्ट कवर्ड है, यहाँ पे कोई भी पर्सनल मिसकंडक्ट कवर नहीं होता कैसे भी। तो आपको ध्यान रखनी है ये पॉइंट। अब एग्जांपल क्या हो सकते हैं, फ्रॉड हो सकता है, करप्शन, ब्राइबरी, डेटा प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, आप एक बार देख सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये नो क्लार कब कब एप्लीकेबल होता है। सबसे पहले ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस। अब होगा क्या कि अभी तो आप सर्विस दे रहे हो, क्या मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी है, कि यार मैं चेक करूंगा कि इन्होंने ये वाला लॉ कंप्लाई करा है नहीं करा। मेरे जो खुद के एप्लीकेबल है, जो फाइनेंस से या अकाउंट से रिलेटेड, वो तो मैं चेक करूंगा, बट कोई रैंडम लॉ, एनवायरमेंटल का लॉ मैं क्यों चेक करूंगा। तो इसलिए आपको वो चेक नहीं करना, वो आपको इन्वेस्टिगेट नहीं करना। बट अगर
आपको कोई एक्चुअली या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको दिख गया कि आपको लग रहा है कि नहीं यार यहाँ पे तो नॉन कंप्लायंस है, तो वो आप नहीं छोड़ सकते हुए, वहां पे जो है आपको न्यूक्लियर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन खुद से आगे से जाके चेक नहीं करना कि यार ये चीज तुमने सही करी है नहीं करी है, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टैंडर्ड्स कहते हैं वो है। तो ये न्यूक्लियर एप्लीकेबल कब कब रहेगा, जब आपको कोई एक्चुअल या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस दिखता है। कोई भी एक्चुअल या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस मिलता है, खुद से जाके आपको नहीं करना। उसके बाद अब हो सकता है नॉन कंप्लायंस है, क्या मेरे को एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है, क्या मैं एनवायरमेंटल लॉ का एक्सपर्ट बन सकता हूँ, क्योंकि मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, क्या मुझे एनवायरमेंटल लॉ पढ़ाया गया, मुझे वो नहीं पढ़ाया गया, तो मुझे उन लॉज के लिए एक्सपर्ट नहीं बनना। मेरे पास कितनी नॉलेज होनी चाहिए जितनी मेरे को रिक्वायर्ड है एंगेजमेंट परफॉर्म करने के लिए, जितनी मेरे पास रिक्वायर्ड है एंगेजमेंट परफॉर्म करने के लिए। एंड आप नहीं डिसाइड करोगे कि ये नॉन कंप्लायंस है या नहीं, नॉन कंप्लायंस है या नहीं, ये आप नहीं डिसाइड करोगे, ये कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा। और उसमें अंदर अगेन मैंने आपको बताया कि पर्सनल मिसकंडक्ट तो वैसे भी कवर नहीं है, या कोई ऐसी छोटे मोटे नॉन कंप्लायंसेस था, वो भी चीज यहाँ पे कवर नहीं की गई है। अगर किसी उसके बाद अगर किसी लॉ एंड रेगुलेशन ने मना कर रखा है कि इसका आपको डिस्क्लोजर नहीं करना, तो वो आप डिस्क्लोज नहीं करोगे किसी भी अथॉरिटी के अंदर। तो एक बार दोबारा से देखते हैं न्यूक्लियर क्या है। न्यूक्लियर का फुल फॉर्म क्या है, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, किस किसने नॉन कंप्लायंस करी है, आपके 4 लोगों ने नॉन कंप्लायंस करी है। क्लाइंट ने करी हो सकती है, टीसीडब्ल्यूजी ने करी हो सकती है, एंड मैनेजमेंट ने करी हो सकती है, एंड कोई अदर इंडिविजुअल्स है। इसके बाद हमने एग्जांपल देखे थे, इसके अंदर पर्सनल मिसकंडक्ट कवर नहीं है, खाली बिजनेस रिलेटेड जो मिसकंडक्ट है वही कवर्ड है। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, क्या हमें आगे से जाके इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्या हमें खुद से आगे से बोलना है कि यार ये चीज आपने करी नहीं करी, खुद से नहीं बोलना है। इसके बाद हमें करना है क्या, अगर कोई हमें सस्पेक्ट मिलता है, यार ऐसा लग रहा है या एक्चुअल में दिख गया, उस केस के अंदर जो है हमें देखना पड़ेगा। एंड अभी हम देखेंगे उसको कैसे हमें एड्रेस करना है। उसके बाद जो है हमें एक्सपर्ट नहीं होना, खाली हमें कितनी नॉलेज रिक्वायर्ड है, जितनी हमारी एंगेजमेंट परफॉर्म करने को चाहिए। जो कोई पर्सनल मिसकंडक्ट के मैटर है वो बाहर है नो क्लास है, एंड कोई अगर छोटा मोटा मैटर है वो भी बाहर है। एंड कोई ऐसा डिस्क्लोजर जो लॉ एंड रेगुलेशन के अंदर मना करा गया है, कोई भी लॉ एंड रेगुलेशन में बोला गया है कि नहीं यार ये वाला डिस्क्लोजर आपको नहीं देना, तो वो चीज आप डिस्क्लोज नहीं करोगे। अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियर। देखो इन जनरल सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अगर हम सबको बोल देंगे ना कि यार ये लॉज एंड रेगुलेशन वगैरह देखो, तो एम्प्लॉय भी परेशान हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन भी परेशान हो जाएंगे। इसलिए बोला गया दो तरीके के आपको पता है सीए होते हैं, या तो सीए इन सर्विस होगा या सीए इन प्रैक्टिस होगा। ठीक है, या तो सीए इन सर्विस होगा या सीए इन प्रैक्टिस होगा। तो सीए इन सर्विस कोई भी अगर कंपनी के अंदर एज एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे क्या वो अप्लीकेबल होगा, क्या वो मेरे पे अप्लीकेबल होगा, किस पे अप्लीकेबल होगा, वो सीनियर अकाउंटेंट पे अप्लीकेबल होगा। सीनियर अकाउंटेंट कहाँ के, लिस्टेड एंटिटी के। लिस्टेड एंटिटी के जो सीनियर एम्प्लॉयज होते हैं कौन होते हैं, जो की मैनेजर पर्सन होते हैं, जो भी कोई भी ऑफिसर है, डायरेक्टर एम्प्लॉय है, इनका सिग्निफिकेंट जो टॉप लेवल पे होते हैं ना लोग, की मैनेजरियल पर्सनल, वही वाले लोग अगर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे लिस्टेड एंटिटी के लिए, ध्यान रखना है प्राइवेट भी हो सकती है लिस्टेड भी हो सकती है, लिस्टेड वाले के लिए देखना है जो वाले केएमपी होंगे उन पे ये जो है न्यूक्लियर लग जाएगा। उन लोगों को जो है ये जो चीजें हमने ऊपर पढ़ी वो ध्यान रखनी पड़ेगी, नीचे जो पढ़ेंगे वो ध्यान रखनी पड़ेगी। सबको ध्यान नहीं रखना, सारे एम्प्लॉयज को ध्यान नहीं रखना। एंड अगर कोई भी अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, हम क्या कर रहे हैं, ऑडिट करते हैं लोगों का, तो अगर मैं प्रैक्टिस के अंदर हूँ तो खाली ऑडिट एंगेजमेंट किसकी, अगेन लिस्टेड एंटिटी की, जिनका नेटवर्थ क्या है 250 करोड़ से ज्यादा है। कोई भी ऐसी लिस्टेड एंटिटी है जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है, 250 करोड़ है या 250 करोड़ से ज्यादा, उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा उनके ऑडिट एंगेजमेंट में। तो सबके लिए नहीं है, दो लोगों के लिए। इसके बाद हम बात कर लेंगे, अब पहले डिफरेंस से पहले एक बार देख लेते हैं कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है आपको न्यूक्लियर को। सपोज आपको क्या हो गया, ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ध्यान में रखना है, पूछ लेता है इसे किस तरीके से जो है आपको नॉन कंप्लायंस अगर मिलता है तो उसको आप एड्रेस करने वाले। तो इसमें आप सबसे पहली चीज देखो, जब भी आपको कोई भी नॉन कंप्लायंस मिला यार, आपको लग रहा है कि इन्होंने ये चीज कंप्लाई नहीं की, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लोगे कि यार अल्टीमेटली मैटर क्या है, क्या सच में कोई ऐसा नॉन कंप्लायंस है। तो सबसे पहले आपने अंडरस्टैंडिंग ली, अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद आपको एड्रेस करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग ली क्या क्या मैटर है, इसके बाद हम चेक करेंगे, इसको ठीक करेंगे, क्या क्या इसकी करेक्शन होनी चाहिए, किस तरीके से जो हम इस मैटर को एड्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ली, इसके बाद इसको हमने एड्रेस करा। अब एड्रेस करते टाइम हो सकता है आपको कुछ चीजें समझ में आए, तो आप क्या करोगे, सीख करोगे एडवाइस, सीख करोगे दूसरों की एडवाइस जिनको ज्यादा एक्सपर्टीज नॉलेज, क्योंकि हो सकता है किसी लॉ की आपके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसकी वजह से आप क्या करोगे, एडवाइस लोगे। फिर चेक करो क्या और एक्शन लेने की जरूरत है, क्या और एक्शन लेने की जरूरत है। फिर आपको चेक करना है कि कोई भी अगर आपको, एंड फिर उसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है क्या कोई भी रिक्वायरमेंट है टू डिस्क्लोज इट टू एन अथॉरिटी, क्या किसी अथॉरिटी को डिस्क्लोजर तो नहीं करना। एंड डिस्क्लोजर कौन सा करेंगे, कोई भी एमिनेंट ब्रीच होगा, कोई मेजर ब्रीच होगा वही डिस्क्लोज करने, कोई छोटे मोटे ब्रीचेस का आपको डिस्क्लोजर करना नहीं। एंड उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। एक बार दोबारा से प्रोसेस समझेंगे, कोई भी नॉन कंप्लायंस आपको मिलती है, सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करा, मैटर को अंडरस्टैंड करा, उसके बाद फिर हमें उसको एड्रेस करना है। एड्रेस करने के लिए हो सकता है कोई दिक्कत है तो सीख करेंगे एडवाइस, फिर क्या करेंगे, अब फर्दर एक्शन क्या लेना है, फिर चेक करना है क्या किसी
अथॉरिटी को हमें रिपोर्ट तो नहीं करना, डिस्क्लोजर तो नहीं करना। कौन से डिस्क्लोजर करेंगे, कौन से जो मैटर्स होंगे एमिनेंट होंगे, एंड लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे। अब डॉक्यूमेंटेशन किस किस चीज़ की करनी है कि मैनेजमेंट और TCWG ने क्या कैसे रिस्पॉन्ड करा इस मैटर में, उसके बाद जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने क्या एक्शन लिया वो आपको करना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या, जो पब्लिक इंटरेस्ट में एक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्ट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हुई है या नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स है, कोई सिग्निफिकेंट डिस्कशन है, या कोई भी आइडेंटिफाइड या सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस। तो ये सारी चीजें जो आप देख लेना एक बार, ये वाला जो पार्ट है जरूर आप अच्छे से याद कर लेना, ये वाला पार्ट जरूरी है, इसीलिए मैं आपको दो दो बार पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको जो है याद भी साथ साथ हो जाए। इसके बाद हमने देखा नो क्लार्क वर्सेस 250। अब आपको पता है लॉज एंड रेगुलेशन से रिगार्डिंग एक और स्टैंडर्ड है हमारा एसए 250, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सिमिलर सिमिलर सा लगता है, दोनों ही नॉन कंप्लायंस है लॉज एंड रेगुलेशन की, बट दोनों में फर्क क्या है। देखो जो आपका एसए होता है, एसए आपको पता है ऑडिट पे लगता है, तो इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑडिट एंगेजमेंट। ये किस पे एप्लीकेबल है, अभी हमने देखा था सीए इन प्रैक्टिस एंड सीए इन सर्विस पे एप्लीकेबल है। वो कौन कौन से हैं वो हमने बाइफर्केशन देखी थी। उसके बाद ही कौन से नॉन कंप्लायंसेस पे अप्लाई होता है, एक तो लॉज जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं एफएस अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर, या कोई अदर लॉ है वो बिजनेस ऑपरेशन अफेक्ट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टली नहीं करते। तो आपका अफेक्टिंग अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर था। यहाँ पे कौन कौन से नॉन कंप्लायंस देखे जाते हैं जिनका सब्सटेंशियल हार्म होता है, सीरियस कॉन्सिक्वेंस होता है, किस टर्म्स में, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल। तो यहाँ पे इंडिकेट नहीं करा गया कि फाइनेंशियल पे क्या इफेक्ट होगा, क्या चीजें होंगी, यहाँ पे सीधा बोला गया कि भाई फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो नॉन कंप्लायंस आपका कवर्ड है। यहाँ पे बताया नहीं गया है स्टेक होल्डर्स कौन है, किसके लिए कर रहे हो आप ये रिपोर्टिंग, यहाँ पे बताया गया इन्वेस्टर, क्रेडिटर, एम्प्लॉयज एंड जनरल पब्लिक। इन्वेस्टर, क्रेडिटर, एम्प्लॉयज एंड जनरल पब्लिक। उसके बाद जो है यहाँ पे एक आपने अभी टॉपिक पढ़ा, कौन सा ब्रीच आपको डिस्कस करना है, एमिनेंट ब्रीच। तो यहाँ पे एक प्रोविजन है कि आपको एमिनेंट ब्रीच जो होगा वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को जो है टाइमली रिपोर्ट कर देना है या टाइमली उनको डिस्क्लोज कर देना है, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो चार तरीके के आपके डिफरेंसेस आते हैं। पहला ऑडिट, यहाँ के अंदर सीए इन प्रैक्टिस, सीए इन सर्विस। उसके बाद एफएस पे जो जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हो, यहाँ पे फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल में सीवियर जो है, या आप कह सकते हो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज है। स्टेक होल्डर डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे डिफाइंड है, यहाँ पे आपका कोई प्रोविजन नहीं है मिनट ब्रिज का, यहाँ पे प्रोविजन है मिनट ब्रिज का। इतना ही आपको याद रखना है। इसी के साथ आपको जो नो क्लार्क का टॉपिक है ये भी कवर हो जाता है। तो बढ़िया बढ़िया से हम जो है सारे सारे टॉपिक्स करे जा रहे हैं, एंड बढ़िया जो है हमारे नंबर भी आने वाले हैं। तो आपका ये वाला पार्ट कवर हुआ। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का पार्ट होता है, एंड अभी जो है इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पार्ट जो है शुरू होने वाला है। तो अब बात करते हैं मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट। कब आप माने जाओगे कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हो, जब आपका जो नाम है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर लिख जाएगा। जैसे ही आपका नाम एंटर हो जाएगा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर, तब आप कहला जाओगे क्या, इंस्टीट्यूट के मेंबर। तभी आप बोले जाओगे इंस्टीट्यूट के मेंबर, एंड आप यूज कर सकते हो डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन कौन लोग सीए नहीं बन सकते, किस किस को जो है मेंबरशिप नहीं मिलेगी। सीए एग्जाम पास करने को ही सीए बनना नहीं कहते, कुछ आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, तभी जाके आप जो है वो डेजिग्नेशन यूज करोगे। कौन कौन से लोग वो डेजिग्नेशन नहीं ले सकते, कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी 21 साल की एज नहीं हुई, 21 साल से कम में, चाहे आप एग्जाम क्लियर कर लो, कोई 19 साल 20 साल, सीए तो बन सकता है, बट उसको मेंबरशिप नहीं मिलेगी, वो डेजिग्नेशन यूज कर सकता है। तो आपको 21 साल की एज तो होनी चाहिए, आपको 21 साल में माना जाएगा कि अब आप जो है सीए बनने के कैपेबल हो, उतनी समझदार आप हो गए। कोई पागल व्यक्ति को अलाउ नहीं करेंगे, कोई भी पर्सन है उसको, अगर वो पागल है तो उसको अलाउ नहीं करेंगे क्या, सीए बनना। कोई भी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, कोई इंसॉल्वेंट पर्सन है, एंड उसका जो है अभी सारी चीजें सेटलमेंट नहीं हुई, उसको भी हम नहीं बनने देंगे। कोई डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, पहले कोई इंसॉल्वेंट हुआ था, अब उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है, सारे भी जो उसके ड्यूज वगैरह थे, लेकिन उसने क्या करा है, अभी तक कोर्ट से सर्टिफिकेट नहीं ऑब्टेन करा। क्या इंसॉल्वेंसी किस तरीके से हो सकती है, या तो आपने कोई गलत काम करके इंसॉल्वेंसी हुई है आपकी, या आपकी हो सकता है यार धंधा बढ़िया नहीं चला, इस वजह से जो है इंसॉल्वेंसी हुई। अगर आपका धंधा बढ़िया नहीं चला तब तो चलेगा, लेकिन अगर आपने कोर्ट से ऑब्टेन नहीं करा कि हाँ यार ये जो है मिसकंडक्ट की वजह से इंसॉल्वेंसी नहीं हुई थी, ऐसा सर्टिफिकेट आपने नहीं लिया, तो आपको अलाउ नहीं करेंगे। एंड अगर आपने आपको क्या कर रखा है, कोर्ट ने सजा दे रखी है, कन्विक्टेड बाय कोर्ट, जिसमें ऑफेंस क्या था, इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड एंड पनिशेबल विद एन इम्प्रिजनमेंट। या तो आपका नाम ही रिमूव कर दिया गया था क्योंकि आपने कुछ गलत काम करा, तो इंस्टीट्यूट ने आपका नाम रिमूव कर दिया। तो एक बार जो है दोबारा से याद करेंगे, इसका सेक्शन नंबर भी हम लोग याद रखेंगे, सेक्शन नंबर 8 है इसका, सीए एक्ट ऑफ 1949। सबसे पहले कौन कौन से लोगों को हमने हटा दिया, सबसे पहले सारे लोग बताएंगे किसको हम जो है मेंबर बोलते हैं, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर होता है उसी वही कौन होता है, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट होता है। किस किस को हम मेंबरशिप नहीं देंगे, तो सेक्शन 8 ने बताई डिसेबिलिटी क्या क्या, अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसकी एज 21 साल नहीं हुई, अलाउ नहीं करेंगे। कोई ऐसा पर्सन है जो कि अनसाउंड माइंड का है, तो भी अलाउ नहीं करेंगे। कन्विक्टेड बाय कोर्ट है तो भी अलाउ नहीं करेंगे। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो भी नहीं करेंगे। कोई डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है लेकिन उसने कोर्ट से सर्टिफिकेट नहीं ऑब्टेन करा, तब भी नहीं करेंगे। एंड अगर वो क्या है, उसका मेंबरशिप रिमूव करा था आईसीआई ने, क्यों, क्योंकि मिसकंडक्ट करा है,
प्रोफेशनल या फिर अदर भी हो सकता है। ये अभी हम देखेंगे प्रोफेशनल अदर मिसकंडक्ट क्या होता है। बाकी अगर कोई गिल्टी ऑफ जिसका नाम रिमूव करा है मेंबरशिप से, उसको भी नहीं इंक्लूड किया जाएगा। एंड इसके बाद एक चीज यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर कोई पर्सन जो है वो डिस्क्लोज नहीं करता ये सारी डिसेबिलिटी, तो भी वो क्या माना जाएगा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। आपने बताया नहीं, उनको पता नहीं चला, बट बाद में जब भी पता चलेगा तो वो आपको मिसकंडक्ट के अंदर कर देगी। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। दो टाइप, कितने टाइप के जो है मेंबर होते हैं। अब आपको सीए मेंबर तो बन गए, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं कौन से टाइप का चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, या जिसको अभी 10 साल हो गए जो पार्टनर्स वगैरह वो किस टाइप के चार्टर्ड अकाउंटेंट है। दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है एसोसिएट। कोई भी ऐसा पर्सन है जिसका नेम मेंशन्ड है किस में, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। कोई भी ऐसा पर्सन है जिसका नेम मेंशन्ड है रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स के अंदर, तो वो क्या माना जाता है, वो एसोसिएट मेंबर माना जाता है। वो एसोसिएट मेंबर, आज मैं क्या हूं, मैं एक एसोसिएट मेंबर हूं, और मैं कौन सी डेजिग्नेशन यूज कर सकता हूँ, एसीए। एसीए डेजिग्नेशन जो है मेरे को लीगली अलाउड है, जो मैं यूज कर सकता हूँ। तो मैं कौन सी डेजिग्नेशन यूज कर सकता हूँ, एसीए। किसी का भी नाम जो भी नया नया सीए बनना है, सब क्या है, एसोसिएट मेंबर। फेलो मेंबर कौन बनेगा, फेलो मेंबर वो बनेगा जो कि क्या है 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडिया में, 5 साल से इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा है, उसको फेलो माना जाएगा। या लेट सपोज अभी जॉब में भी हो, लेकिन आप वो उसी प्रोफेशन के अंदर एंगेज हो जो कि इक्विवेलेंट टू है प्रैक्टिस 5 साल की, तो वो लोग भी यहाँ पे कवर्ड है। एंड वहाँ पे वो कौन से लेटर यूज कर सकते हैं, एफसीए, जस्ट आपका बेसिक्स है, इसके अंदर ज्यादा आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब आपका नाम कब कब रिमूव कर दिया जाएगा, अभी आपको मेंबरशिप तो मिल गई, अब थोड़ी मेरे को लाइफ टाइम वो रजिस्टर के अंदर नाम रहेगा। कब कब नाम हटाया जाएगा, वो पर्सन ही चला गया, नाउ ही इज डेड। अगर कोई पर्सन मर जाता है तो उस केस के अंदर उसका नाम रिमूव करा जाएगा। दूसरा, अगर मैं खुद से आगे से जाके बोलूंगा कि नहीं भाई मेरे को ये मेंबरशिप नहीं चाहिए, आप इसको रख लो, तो अगर मैं खुद रिक्वेस्ट करूंगा तो हो जाएगा। अब क्या होता है कि आईसीए को फीस पे करनी पड़ती है हर साल। अगर आपको मेंबरशिप बनना है या मेंबर बनना है तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप फीस नहीं पे करोगे, आपको क्या करेंगे, वो आपकी मेंबरशिप क्या है वो कैंसिल कर देंगे। तो मेंबरशिप अगर आपने फीस नहीं पे करी, या फिर आप क्या होता है आपने डिसेबिलिटीज आ गई, आपने अट्रैक्ट कर ली डिसेबिलिटीज कौन सी, जो अभी हमने ऊपर पढ़ी। ऊपर हमने कौन सी पढ़ी थी सेक्शन 8 में, अनसाउंड माइंड वगैरह, 21 ईयर्स, याद है ना सारी। तो वही सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, अगर वो कोई आ जाएगी तो भी आपका नाम हटा जाएगा। तो अब कब, तो एक बार क्विकली देखिए कब कब आपका नाम रिमूव हो जाएगा। पर्सन डेड हो गया, मैंने खुद से आगे से बोला रिक्वेस्ट कर दी, या मैंने फीस पे नहीं करी, या फिर मेरे को डिसेबिलिटी हो गई, अगर या तो कोई ऑर्डर मेरे अगेंस्ट पास हो गया, तो भी मेरा नाम हट जाएगा। अब मेंबरशिप रिस्टोर कब होगी, अब मेरी मेंबरशिप तो हट गई, मैंने फीस नहीं पे करी थी, मेरी जो है मेंबरशिप उन्होंने ले ली वापस। अब क्या मैं फीस जाके आगे से दे रहा हूँ कि सर फीस ले लो, मेरे को दोबारा से रजिस्टर के अंदर मेरा नाम मेंशन कर दो। वो कौन सी डेट से मेंशन होगा, अब ये देखेंगे। अब अगर वो फीस की वजह से रिमूव करा गया था, एंड मैं क्या करता हूँ, ईयर एंड से पहले पहले वो सारा कुछ पे कर देता हूँ। अगर आपका सेम ईयर का केस आता है, तो सेम ईयर के केस में रेट्रोस्पेक्टिव जो है आपकी मेंबरशिप रिस्टोर हो जाएगी। जिस डेट पे आपका रिमूवल किया गया था उसी डेट से रिस्टोर हो जाएगी, अगर सेम ईयर के अंदर आप पे कर देते हो। नेक्स्ट ईयर में पे करोगे तो जब पे करोगे तब मिलेगा, लेकिन सेम ईयर के अंदर करते हैं तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आ जाता है। या फिर अगर कोई ऑर्डर की वजह से था, तो ऑर्डर के अंदर लिखा रहता है कब से इनको जो है दोबारा मेंबरशिप मिल जाएगी, वो ऑर्डर के हिसाब से चलेगा। इसके बाद अगर कोई ऐसा पर्सन है वो क्या कर रहा है, फॉल्सली क्लेम कर रहा है, कोई ऐसा पर्सन है वो फॉल्सली क्लेम कर रहा है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या अगर आप सीए नहीं हो, क्या आप सीए का डेजिग्नेशन यूज कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसके अंदर फाइनेंशियल पेनल्टीज लेगा। तो कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि मेंबर नहीं है, बट वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं सीए का मेंबर हूँ, उसी इंस्टीट्यूट का मेंबर हूँ, एंड मैं यूज करता हूँ डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर मैं मेंबर तो हूं। अब आपको पता है दो तरीके के चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होते हैं, एक तो एम्प्लॉइज होते हैं, एक होते हैं जो सीए इन प्रैक्टिस होते हैं, उसका सीओपी लेना पड़ता है। अगर आपके पास सीओपी नहीं हो, नहीं, अगर आपके पास सीओपी नहीं है, फिर भी आप क्या बोल रहे हो कि यार मैं प्रैक्टिस करता हूँ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं लोगों को, नहीं यार मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ लेकिन मेरे पास सीओपी नहीं है, वो भी मिसकंडक्ट में आएगा। एंड अगर मैं मेंबर नहीं हूँ और बोल रहा हूँ मैं मेंबर हूँ या डेजिग्नेशन यूज कर रहा हूँ, तो भी यहाँ आएगा। कितना फाइन लगने वाला है आपका, पहला अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको 1000 तक का फाइन लगेगा। अब दोबारा कर रहे हो तो आपको 5000 का फाइन तो लगेगा, एंड 6 महीने की सजा और जेल में और भेजेंगे आपको। तो आप ये ध्यान रखना कि ये डेजिग्नेशन उन्हीं लोगों को यूज करनी है जिन्होंने वो अर्न करी है, जिन लोगों ने अचीव करी है। एंड अभी जो है आप लोग भी सीए बनने वाले हो अपने इस अटेम्प्ट के अंदर। अब बात कर लेते हैं सीए इन प्रैक्टिस। अभी हमने पढ़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में पढ़ा। अब मैंने आप दो टाइप के बताया, या तो एम्प्लॉय होगा या सीए इन प्रैक्टिस होगा। किसको सीए इन प्रैक्टिस बोला जाता है, सीए इन प्रैक्टिस बोला जाता है ऐसा मेंबर जिसके पास क्या है, सीओपी है। जिसके पास सीओपी होगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। एंड ऐसे कुछ और मेंबर्स भी बोले गए हैं जो कि क्या है, डीम्ड टू इन प्रैक्टिस, कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, उनको भी हम क्या मानते हैं, सीए इन प्रैक्टिस मानते हैं। अब आपको पता है कोई भी जो मेंबर है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता अनलेस उसने सीओपी ऑब्टेन करी है। तो सीओपी पहले लेनी पड़ेगी, एंड जो फीस भी है वो भी आपको टाइमली पे करनी पड़ेगी। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट वो सर्विसेज नहीं देगा सीएस वाली जो कि प्रिस्क्राइब है सीए इन प्रैक्टिस के लिए। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपका आने वाला है
कि किस किस केस के अंदर, इस वाले केस के अंदर हम पहले ये वाला केस पढ़ेंगे कि कैंसलेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। कब कब किस किस केस के अंदर आपका जो सीओपी है वो कैंसिल कर देंगे। सीओपी कब कैंसिल कर देंगे, अगर आप मेंबर ही नहीं बचे, अगर आपका नाम रजिस्टर से रिमूव हो गया, अगर आपका नाम ही रजिस्टर से रिमूव हो गया, क्या आपको सीओपी देंगे? वो सीओपी भी ले लेंगे, रजिस्टर से नाम ही रिमूव हो गया तो आप सीए ही नहीं हो अब तो। दूसरी चीज क्या है, आपने सर्टिफिकेट ऑब्टेन करा था मिसलीडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन देके, गलत झूठ झूठ बोल के आपने क्या करा, सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लिया, आपने क्या करा, झूठ बोल के सर्टिफिकेट ले लिया, उस केस के अंदर भी आपका कैंसिल कर देंगे। या अब आप प्रैक्टिस करते ही नहीं हो उसके बाद, या आपने फीस नहीं पे करी, कब तक नहीं पे करी, 30 सितंबर ऑफ द रिलेवेंट ईयर, 30 सितंबर तक नहीं पे करी तो उस केस के अंदर कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद एक नया केस आया इनकम टैक्स अथॉरिटी वाला, ठीक है। अब हो सकता है आपकी मेंबरशिप, आपने कुछ गलत काम करा था, आपकी मेंबरशिप तो आईसीआई ने ले ली, अब आप सीए नहीं हो, लेकिन कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जो सीएस देते हैं और भी अदर सर्विसेज देते हैं, क्या मैं वो दूसरी सर्विसेज दे पाऊंगा? इसी का एक परफेक्ट एग्जांपल हमारा क्या आया, जो आपके इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल होते हैं, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल वगैरह होते हैं, वहां पे क्या करते हैं, सीएस जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी सीएस है वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आप वो चीज कर सकते हो, नहीं कर सकते? तो इसमें आप ध्यान देना कि एक बार अगर पर्सन मेंबर बन गया इंस्टीट्यूट का तो वो बाउंड है किससे, प्रोविजंस ऑफ दी सीए एक्ट से। ये आपको समझ आता है, रेगुलेशंस एंड सीए एक्ट से बाउंड है। अगर अपीयर करता है बिफोर द इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल एज इनकम टैक्स रिप्रेजेंटेटिव, एज इनकम टैक्स रिप्रेजेंटेटिव, वो किस कैपेसिटी में कर सकता है, ओनली एज अ सीए। वो ये नहीं बोल सकता कि यार ये मेंबरशिप तो ले ली बट मैं ये अलग काम कर रहा हूँ। अगर आपकी मेंबरशिप ले ली तो आप ये सर्विसेज भी नहीं दे पाओगे जो कि नॉर्मली प्रोवाइड कौन कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो अपने आप को, ही कुड नॉट सेट देम नॉट बाय कंटेंडेड दैट इवन दो ही कंटिन्यूज टू बी अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट and has been punished by the suspension from the practice as a member, he would be entitled to practice in some other capacity. He cannot practice in some other capacity. He is bound by the, he is bound by the provisions of the CA Act, and he shall have no other capacity in which he can take up such practice, and therefore the CA whose name has been removed from the membership, तो जितना भी पीरियड ऑफ रिमूवल होगा तब तक वो इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने भी नहीं कर सकता। लेकिन कोई ऐसी सर्विस है जो कि जहाँ पे सीएस का कोई रोल ही नहीं है, जहाँ पे कोई सीएस का रोल नहीं है, उस केस के अंदर आप दे सकते हो, क्योंकि वो आप चाहे सीओपी होती तो भी आप उससे फर्क नहीं पड़ता था, आज सीओपी नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ता, तो वो वाली सर्विस जो हम दे सकते हैं, बाकी नहीं दे सकते। ये क्वेश्चन आता है, एक बार आप ध्यान रखना इसको। इसके बाद हमने पढ़ा था कि दो तरीके के लोगों को हम सी इन प्रैक्टिस बोलते हैं। एक तो ऐसे लोग जिनके पास सीओपी है या वो डीम टू इन प्रैक्टिस है। किनको माना जाएगा, दे आर डीम टू इन प्रैक्टिस। अगर वो ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो कि सी इन प्रैक्टिस करता है तो उनको डीम टू इन प्रैक्टिस माना जाता है। कौन कौन से वो लोग हैं, अगर वो एंगेज करता है अपने आप को इन द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी, प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी करते हैं, तो वो माना जाता है सी इन प्रैक्टिस है। या वो काम, या तो वो ऑफर टू परफॉर्म है या परफॉर्म करें, या तो वो कह रहे हैं हम देंगे या वो दे रहे हैं, क्या, ऑडिटिंग, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स से रिलेटेड सर्विसेज। उसके बाद तीसरी तरीके की सर्विस कैसी है, या तो वो सर्विस दे रहे हैं क्या, अबाउट मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल और डिटेल रिलेटिंग टू अकाउंटिंग प्रोसीजर, कोई अकाउंटिंग प्रोसीजर सर्टिफिकेशन वगैरह से रिलेटेड जो है वो सर्विस देने, तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाता है। एंड अदर सर्विस, कुछ अदर सर्विसेज भी हैं जो काउंसिल ने अलाउ कर रखी है, जो भी सी इन प्रैक्टिस है वो दे सकते हैं। तो हमने देखा कि डीम टू इन प्रैक्टिस किसको बोला जाता है, अगर कोई पर्सन है जो कि या मेंबर है जो कि एंगेज है प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी में, वो यहाँ पे कवर्ड है। वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बुक्स, ऑडिटिंग वगैरह से या तो दे रहे हैं या ऑफर टू परफॉर्म है। तीसरी चीज, कोई भी प्रिंसिपल और डिटेल है रिलेटिंग टू अकाउंटिंग प्रोसीजर, वो भी यहाँ पे कवर्ड है। अदर सर्विसेज भी कवर्ड है। अदर सर्विसेज जो है वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। काउंसिल ने क्या करा, कुछ सर्विसेज बताई गई हैं जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस दे सकते हैं, सारी नहीं दे सकते। कोई भी ऐसा नहीं है कि यार कोई किसी के पास सीओपी वगैरह है या मैं सी इन प्रैक्टिस में सारी तरीके की सर्विस दे सकता हूँ, कुछ सर्टेन प्रोहिबिशन है। अगर आपने सीओपी ले रखी है तो आप सब कुछ तो नहीं दे सकते, बट वहाँ पे काउंसिल ने कुछ सर्विसेज को अलाउ किया कि आप ये तो दे सकते हो। कौन कौन सी वो सर्विसेज है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेट, फिजिबिलिटी स्टडीज, बजटिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, मार्केट रिसर्च, प्राइस फिक्सेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम, इंसेंटिव प्लान का सेटिंग अप है, पर्सनल रिक्रूटमेंट है, उसके बाद कंट्रोल मेथड मैनेजमेंट रिपोर्टिंग है, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट है, बिजनेस पॉलिसी क्रिएशन है, कैश बजट बनाना है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, बिजनेस एडवाइस, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड बिजनेस एंड एडवाइस रिगार्डिंग अमलगमेशन, एमएनए एंड एक्टिंग एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो खाली अगर आप इससे रिलेटेड वैल्यूअर होगे तो ही आपको अलाउ होगा। अगर आपको लेट्स सपोज कोई और चीज की वैल्यूएशन बोली गई है ना, तो वो यहाँ पे कवर नहीं है, तो वो चीज का आप फिर नहीं सर्विस दे सकते, वो चीज फिर मिसकंडक्ट के अंदर आ जाएगी, या अगर आपके पास सीओपी है तो आपको ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज का, डिजाइन है, कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज का, ऑडिट्स है, क्वालिटी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, रिकवरी कंसल्टेंट है, इंश्योरेंस फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज है। उसके बाद आपका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग है, क्या आप सिक्योरिटीज से रिगार्डिंग काउंसलिंग दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। एक्ट एज अ रजिस्ट्रार भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, जीएसटी प्रैक्टिशनर, वर्ड
तो ये सारी सर्विसेज आपको इन जनरल एक बार रीड करके जानी है, सारी चीज़ें तो आप याद नहीं कर सकते, बट एक 3-4 बार जो है इसको जरूर देख के चले जाना। इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे हमारा नेक्स्ट एक सर्विस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या? एक्टिंग एज अ एडवाइजर और कंसल्टेंट टू एन इशू। एक्टिंग एज अ एडवाइजर और कंसल्टेंट टू एन इशू, क्या क्या काम आप कर सकते हो? ड्राफ्टिंग हो गया प्रोस्पेक्टस का, प्रिपरेशन ऑफ पब्लिसिटी बजट हो गए, उसके बाद आपका एडवाइस रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ एजेंसीज। कुछ एजेंसीज होती हैं मार्केटिंग की, मार्केटिंग हो गई, प्रिंटिंग हो सकती है, इशू वाली है, तो वो सारी एडवाइस रिगार्डिंग सिलेक्शन है। उसके बाद पोस्ट इशू एक्टिविटीज हो गई, कौन कौन सी चीज़ आप नहीं कर सकते। क्या सीए इन प्रैक्टिस ब्रोकर बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो अंडर राइटिंग सर्विसेज दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो अंडर राइटिंग, ब्रोकिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर आपको ये चीज़ बोली जाती किसी क्वेश्चन के अंदर कि ब्रोकिंग, अंडर राइटिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस है, तो वो मिसकंडक्ट माना जाएगा। ये सर्विसेज अलाउ नहीं है किसको? सीए इन प्रैक्टिस को देने के लिए। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है वो एक्ट कर सकता है एज अ लिक्विडेटर, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, अनलेस जो है वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। एंड अगर कोई भी मेंबर ने आर्मी के साथ काम किया है तो वो भी डीम टू इन प्रैक्टिस माना जाएगा। अगर कोई भी मेंबर ने आर्मी के साथ काम किया है तो वो भी डीम टू इन प्रैक्टिस माना जाएगा। एंड खाली जरूरी नहीं है कि आपने सर्विस दे दी, अगर आपने खाली सेटअप भी कर रखा है ना, आपने बोल रखा है दोगे, तो भी जो है वहां पे आपका वो माना जाएगा क्या? सी इन प्रैक्टिस। एंड इवन दो नो क्लाइंट हैज बीन रिसीव्ड। अब आपको पता है जब भी आप ऑडिट करते हो तो आपको सेक्शन 144 के अंदर ना कुछ सर्विसेज डिसअलाउ करी गई हैं कि ये आप ये सर्विसेज नहीं दे सकते कंपनी को अगर आप उसके ऑडिटर हो। कौन कौन सी वो सर्विसेज हैं? एक्चुअरियल, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फर्नीचर, मैनेजमेंट सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, एंड दो चीजें और हैं। तो ये आप एक बार देख लेना कि ये सर्विसेज आप नहीं दे सकते ऑडिटर, चाहे वो ऊपर अलाउ हो, बट अगर आप ऑडिटर हो उस कंपनी के तो ये वाली सर्विसेज तो आप नहीं दे सकते। अब उसके बाद आपको पता है क्या कोई कंपनी प्रैक्टिस कर सकती है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? क्या कोई कंपनी प्रैक्टिस कर सकती है चार्टर्ड अकाउंटेंट? आपको पता है कभी भी अलाउ नहीं है ऐसा एक कंपनी को प्रैक्टिस करना एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो नो कंपनी शैल प्रैक्टिस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड इट इंक्लूड्स एलएलपी। कौन सी एलएलपी? विच हैज कंपनी एज इज पार्टनर। कोई एक एलएलपी है जिसके अंदर एक कंपनी पार्टनर है। कंपनी भी पार्टनर बन सकती है, अगर कंपनी पार्टनर है तो वो भी एलएलपी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। अगर वो कंट्रावेंशन होता है तो यहाँ पे जो है आपका फाइन भी लगने वाला है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है हमारा ब्रांच ऑफिस से रिलेटेड। क्या अगर आपका एक से ज्यादा ऑफिस है, अगर आपके एक से ज्यादा ऑफिस है तो हर ऑफिस के लिए आपके पास एक सेपरेट इंचार्ज होना चाहिए, जो कि कौन होगा? मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट होगा। जो कि क्या होगा? मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट होगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो हर ऑफिस के लिए आप क्या करोगे? एक सेपरेट इंचार्ज रखोगे, अदरवाइज आपका क्या माना जाएगा? मिसकंडक्ट माना जाएगा। अब वो जो मेंबर आप रखने वाले हो वो क्या होना चाहिए? या तो आपका पार्टनर है या वो एम्प्लॉय है। या तो पार्टनर हो सकता है मेरा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक ऑफिस मेरा दिल्ली में है, एक मेरा ऑफिस हरियाणा में। तो दिल्ली ऑफिस के लिए मैं इंचार्ज हूँ, मैं सीईओ हूँ, मैं शिवम इंचार्ज हूँ। लेकिन मैं हरियाणा वाले ऑफिस के लिए मैंने एक दूसरे मेंबर को अपॉइंट करा, किसको? राहुल को रखा। अब मैंने अगर राहुल को रखा है तो अगर मैंने राहुल को रखा है तो राहुल मेरा क्या होना चाहिए? या तो मेरे फर्म में पार्टनर हो या फिर मेरा फुल टाइम एम्प्लॉय होना चाहिए। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो एम्प्लॉयमेंट पार्ट टाइम वाले को ये मानेंगे नहीं। एंड कब माना जाएगा कि वो जो है ऑफिस में रहा? कब मानेंगे कि हाँ भाई तुमने अच्छे से सेपरेट इंचार्ज रखा हुआ है? अगर वो 182 डेज, एटलीस्ट 182 डेज के लिए क्या करता है? ऑफिस अटेंड करेगा, तभी हम मानेंगे कि हाँ यार आपने। नहीं तो लोग क्या करेंगे कि हम बोल देंगे कि हाँ हाँ इस ये सेपरेट इंचार्ज है, एंड वो पर्सन अगर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वो जाता नहीं है, तो वो चीज़ क्या होगा? वॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक बार दोबारा से, एक से ज़्यादा अगर मेरा कोई ऑफिस है तो उस हर ऑफिस के लिए मेरे पास एक सेपरेट इंचार्ज होना चाहिए। वो इंचार्ज या तो मेरा पार्टनर हो या फिर मेरे को एम्प्लॉयमेंट में हो एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय। एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय कब मानूंगा कि मैंने वो कब मैं मानूंगा कि वो पर्सन मैंने वहां पे भेज दिया? व्हेन ही इज एक्टिवली एसोसिएटेड। कब एक्टिवली एसोसिएटेड होगा? अगर वो एटलीस्ट 182 डेज उसने क्या करा? ऑफिस अटेंड करा। इसके बाद हमने देखा एग्जेम्पशन दी गई है। कुछ लोगों को बोला गया है कि नहीं यार आपको जरूरत नहीं है, आप नहीं भी रखोगे ना तो चलेगा। अब कब चलेगा? तो पहले बोला गया अगर कोई प्रैक्टिस करता है हिली एरियाज में तो दे कैन ओपन टेम्परेरी ऑफिस। इनके केस में क्या है? टेम्परेरी ऑफिस। कोई क्या कर रहा है? हिली एरियाज में रह रहा है एंड कई बार वहां पे काम नहीं होता फिर पूरे साल, क्योंकि कई चीजें रुक जाती है, उतनी ज्यादा एक्टिविटी वहां पे होती नहीं। तो क्या करते हैं जो मेंबर्स होते हैं वो थोड़े टाइम के लिए ऑफिस खोल लेते हैं सिटीज के अंदर। तो वो टेम्परेरी ऑफिस खोल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने टाइम के लिए? 3 महीने के लिए ही खोल पाएंगे। पहली कंडीशन, ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन, अगर कोई हिली एरियाज में दे कैन हैव डिफरेंट ऑफिस बट विदाउट हैविंग अ सेपरेट इंचार्ज। किस किस कंडीशन पे? पहला, वो ऑफिस टेम्परेरी होना चाहिए, मैक्सिमम 3 महीने के लिए होना चाहिए। रेगुलर ऑफिस जो है आपका क्लोज नहीं करोगे आप, रेगुलर ऑफिस नहीं क्लोज करना। तीसरी चीज, जो नेम बोर्ड होगा ऑफ द फर्म, टेम्परेरी ऑफिस का, जो टेम्परेरी ऑफिस का नेम बोर्ड होगा वो खाली 3 महीने के लिए लगाया जाएगा, बाकी टाइम पे नहीं लगाया जाएगा। टेम्परेरी ऑफिस का एड्रेस जो है आप मेंशन नहीं करोगे अपने लेटर हेड पे। एंड जब भी वहां पे आप जाते हो, जब भी आप ओपन करने वाले हो एंड कब क्लोज करने वाले हो, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा काउंसिल को, आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को, तभी जो है आपको कर सकते हो। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए
इन जनरल आपको सेपरेट इंचार्ज होना चाहिए। लेकिन अगर कोई मेंबर है जो प्रैक्टिस करता है हिली एरियाज, उसको जरूरत नहीं है सेपरेट इंचार्ज की। किस किस कंडीशन में क्या क्या कंडीशन कंप्लाई करनी पड़ेगी? पहला कि टेम्परेरी ऑफिस है, मैक्सिमम 3 महीने के लिए खोलोगे। रेगुलर ऑफिस क्लोज नहीं करोगे। नेम बोर्ड खाली जब तक 3 महीने चल रहे हैं तभी तक आप लगाओगे वहां पे। आपका जो टेम्परेरी ऑफिस का एड्रेस है वो आप मेंशन नहीं करोगे लेटर हेड में। एंड जब भी आप वहां पे जाते हो एंड कब तक आप वहां रहने वाले हो वो आपको इंस्टीट्यूट को बताना पड़ेगा। बिफोर एवरी विंटर आपको बताना पड़ेगा। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है नेम बोर्ड से रिगार्डिंग। क्या मैं अपनी फर्म में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक तो मेरा नेम बोर्ड हो जिसमें मैंने सीए लिखवा रखा है बढ़िया बढ़िया सुनहरे अक्षरों में, एंड उसके बाद मेरा नाम लिखा हुआ है, एक तो वो नेम बोर्ड है। एक नेम बोर्ड होगा कौन सा? एक नेम बोर्ड होने वाला है जो आप मेरी फर्म का होगा। तो क्या मैं अपनी फर्म वाला नेम बोर्ड अपने घर के आगे लगा सकता हूँ? मैं बिल्कुल भी नहीं लगा सकता। मैं सिर्फ अपना नेम बोर्ड लगा सकता हूँ जो कि मैंने सुनहरे अक्षरों में लिखवा रखा है सीए, वही लगा सकता हूँ। मैं अपनी फर्म का नहीं लगा सकता। ये आप ध्यान रखने चीज बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है। इसके बाद कुछ और एग्जामेशन बोला गया है। यार ऐसे तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी। अगर ऑफिस अगर मान लो मेरी बिल्डिंग है उसके अंदर ही मैंने 2 ऑफिस खोल रखे हैं, क्या मैं उसके लिए सेपरेट इंचार्ज रखूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो उस केस में क्या बोला गया? मैं सेकंड ऑफिस रख सकता हूँ, मैं एक और ऑफिस रख सकता हूँ। कहाँ? अगर वो विदाउट सेपरेट इंचार्ज, अगर वो सेम प्रेमाइस में, पहली कंडीशन। अगर सेम प्रेमाइसिस के अंदर सेम बिल्डिंग में तो अलाउड है। सेम सिटी के अंदर है तो भी मैं रख सकता हूँ। या जो सेकंड ऑफिस है, पहला तो सेम प्रमाइस हो गया, सेम सिटी हो गया, तीसरा क्या आता है? क्या हो सकता है? विद इन 50 किलोमीटर फ्रॉम द म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफ माई सिटी, 50 किलोमीटर के अंदर अंदर आ रहा है। उस केस के अंदर भी आपको जरूरत नहीं है। तो एक बार इसको दोबारा से हम देखने वाले हैं पूरे ब्रांच वाले टॉपिक को। तो हमने ब्रांच के अंदर क्या क्या पढ़ा? अगर आपका एक से ज्यादा ऑफिस है, हर ऑफिस के लिए आपको सेपरेट इंचार्ज रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखोगे तो मिसकंडक्ट माना जाएगा। जो सेपरेट इंचार्ज है या तो मेरा पार्टनर होना चाहिए, या फिर क्या हो सकता है वो एज अ पेड असिस्टेंट हो सकता है, लेकिन वो फुल टाइम होना चाहिए। कब मानेंगे कि हाँ आपने रख रखा है? अगर उसने ऑफिस अटेंड करा 182 डेज के लिए। एंड उसके बाद जो है हमने देखा किसको एग्जामेशन दी गई है। सबसे पहले एग्जामेशन दी गई, कोई मेंबर है जो प्रैक्टिस करता है हिली एरियाज में, दे आर अलाउड टू ओपन टेम्परेरी ऑफिस। प्लीज नोट द वर्ड टेम्परेरी ऑफिस फॉर 3 मंथ्स के अंदर वो टेम्परेरी ऑफिस ओपन कर सकते हैं। रेगुलर ऑफिस आपको क्लोज नहीं करना, रेगुलर ऑफिस क्लोज नहीं करना। कोई भी जो नेम बोर्ड है खाली आप 3 महीने के लिए लगाओगे। जो एड्रेस है टेम्परेरी ऑफिस का लेटर हेड्स के अंदर नहीं देना, एंड इंस्टीट्यूट को खोलने से पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो है आपका एक इंपॉर्टेंट आता है, क्या मैं अपना फर्म का नाम नेम बोर्ड डिस्प्ले कर सकता हूँ अपने घर के बाहर? नहीं, मैं खाली अपना पर्सनल जो नेम बोर्ड होगा वही डिस्प्ले कर सकता हूँ, फर्म का नहीं कर सकता। और एग्जामेशन बताया गया किस किस केस में नाइंसाफी ना हो, इसलिए बोला गया अगर आपका सेम प्रमाइस के अंदर है सेकंड ऑफिस तो आपको जरूरत नहीं है सेपरेट इंचार्ज की। आपको बोला गया सेम सिटी के अंदर है तो भी जरूरत नहीं। या मेरे ऑफिस की जो म्यूनिसिपल लिमिट्स है जो मेरी सिटी की, उधर से अगर 50 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई ऑफिस है उस केस के अंदर भी मुझे रखने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा टॉपिक था, ये हमने खत्म कर लिया। इसको आप जो है याद रखना। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा केवाईसी नॉर्म्स फॉर सीए इन प्रैक्टिस। अब होता क्या है ना यार, मैं नया क्लाइंट लेने जा रहा हूँ, क्या मुझे उससे रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल लेनी चाहिए, तभी तो जो है हम अच्छी सर्विस दे पाऊंगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि केवाईसी नॉर्म्स जो है वो मैंडेटरी है, वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। अब मतलब क्या है केवाईसी नॉर्म्स का? केवाईसी का नाम ही है क्या, नो योर क्लाइंट। नो योर क्लाइंट का मतलब क्या हो गया? उसके बारे में जानो। उसके बारे में जानू का क्या है मतलब है कि जब भी आप क्लाइंट की एंगेजमेंट लेते हो तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लेनी पड़ेगी। क्योंकि कल को हो सकता है ना काउंसिल आपसे या फिर आपका इंस्टीट्यूट ने आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग ली पर्टिकुलर क्लाइंट की, आप कह रहे हो यार मुझे पता नहीं है। आप ऐसा बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। आपको ये इन्फॉर्मेशन तो लेनी है क्योंकि दे आर मैंडेटरी इन नेचर। 3 तरीके के क्लाइंट्स हो सकते हैं, या तो मेरा इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल हो सकता है। दूसरा मेरा कॉर्पोरेट एंटिटी, कंपनी हो सकती है, या नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी हो सकती है, कोई फर्म वगैरह है। तो अगर तो मेरा इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के रिगार्डिंग में क्या चीज ले सकता हूँ? 2 तरीके की इन्फॉर्मेशन, एक तो जनरल इन्फॉर्मेशन एंड एक हो जाएगी मेरी एंगेजमेंट इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा इंडिविजुअल के पास? एक तो उसका नाम होगा, उसका आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, नाम होगा, किस तरीके का वो बिजनेस करता है, एंड जो उसने लास्ट फाइनेंशियल बनाए थे उसकी कॉपी ले लेंगे। क्या क्या चीज लेंगे एक बार दोबारा से देखेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन में एक तो उसका नाम लेंगे, पैन लेंगे, आधार कार्ड लेंगे, एंड उसके बाद उसका कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेंगे, एंड क्या बिजनेस करता है वो ले लेंगे। एंड एंगेजमेंट इन्फो के अंदर क्या लेंगे? कौन से टाइप की एंगेजमेंट है। दूसरा, अगर कॉर्पोरेट क्लाइंट है, कंपनी रिगार्डिंग आप क्या ले सकते हो? सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन अगेन ही आएगा, नेम लिया, एड्रेस लिया। नेम लिया, एड्रेस लिया, बिजनेस क्या करते हैं वो ले लिया, उनकी कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल ले लिया। यहाँ पे नेम ऑफ पेरेंट कंपनी इफ सब्सिडरी, सब्सिडरी के केस में क्या है? आपका पेरेंट कंपनी का नाम आपको लिखना पड़ेगा। इन जनरल क्वेश्चन अगर आपको पूछ लेते हैं आप इजीली लिख सकते हो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। एंड इसके बाद एंगेजमेंट इन्फॉर्मेशन, अगेन टाइप ऑफ एंगेजमेंट क्या है। रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे पैन नंबर और सिन भी होता है। कंपनी ने का आपने सुना होगा सिन नंबर होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो भी ले सकते हो। एंड उसके बाद जो होगा डिन, डायरेक्टर नेम एंड एड्रेस। ये मैंडेटरी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, ठीक है। इसके बाद अगर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है तो आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन लोगे जनरल इन्फॉर्मेशन में? नेम, पैन, बिजनेस डिस्क्रिप्शन,
ऑडिट एफएस की कॉपी, पार्टनर नेम एंड एड्रेस एंड एंगेजमेंट इन्फॉर्मेशन में टाइप ऑफ एंगेजमेंट। तो ये हमने बढ़िया से कंप्लीट कर लिया हमारा पार्ट 1, किस तरीके से आपकी सारी चीज़ें रहती हैं, आपकी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड हो गया, आपके ब्रांच ऑफिस से रिलेटेड हो गया, तो पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट पेज के अंदर जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा स्केड्यूल्स वाला, क्योंकि स्केड्यूल्स वाले से ही जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो वहीं से आते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है आपको बढ़िया से रिवाइज करना है, एंड यहाँ तक कभी अगर आपको सब कुछ समझ आ गया है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, जो है हमारा स्केड्यूल्स वाला। सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स ये बताएंगे कितने तरीके के स्केड्यूल होते हैं हमारे, कितने तरीके के स्केड्यूल्स होते हैं हमारे। सबसे पहले दो तरीके के स्केड्यूल होते हैं, एक होता है फर्स्ट स्केड्यूल एंड सेकंड स्केड्यूल। कितने स्केड्यूल्स हैं? दो स्केड्यूल्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इसके अंदर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर कितने पार्ट है? 4 पार्ट आते हैं फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, एंड सेकंड शेड्यूल में कितने हैं? 3 पार्ट है। पार्ट 1 किस पे एप्लीकेबल है? पार्ट 1 एप्लीकेबल होता है सीए इन प्रैक्टिस पे, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट सीए इन प्रैक्टिस। पार्ट 2 किस पे एप्लीकेबल है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट सीए इन सर्विस, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट सीए इन सर्विस। पार्ट 3 किस पे? सारे सीएस पे एप्लीकेबल है, लेकिन ये कौन सा मिसकंडक्ट है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। एंड फोर्थ कौन सा है? आपका अदर मिसकंडक्ट पे एप्लीकेबल है, सारे सीएस पे। इसके बाद बात करेंगे सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं? उसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। पहला वही है सीए इन प्रैक्टिस के ऊपर है। दूसरा पार्ट एप्लीकेबल होता है सारे जितने हमारे मेंबर्स हैं सीए के, लेकिन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। एंड लास्ट आता है अगेन आपका अदर मिसकंडक्ट। ये नंबर ऑफ क्लॉजेज है। आप क्या करते हैं, हम लोग एक एक पार्ट को, एक एक शेड्यूल को, एक एक पार्ट को अच्छे से देखेंगे, एंड उसके अंदर जितने भी क्लॉजेज हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं हमारा फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर पार्ट 1 किस पे एप्लीकेबल था? जितने भी सीएज इन प्रैक्टिस होते हैं। आपको भी पता है जो मेजोरिटी ऑफ इश्यूज आते हैं कहाँ पे आते हैं? जो लोग सीए इन प्रैक्टिस हैं, जॉब के अंदर ज्यादा इश्यूज नहीं आते। तो ये जो है पूरा का पूरा आपका पार्ट 1 एप्लीकेबल है सीएज इन प्रैक्टिस पे। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो होगा किसके लिए? सीएज इन प्रैक्टिस के लिए। तो सीएज इन प्रैक्टिस के लिए तो क्लॉज बाय क्लॉज यहाँ पे चलेंगे, ये आपको बढ़िया से रिवाइज करते जाना है। तो सबसे पहला जो क्लॉज आता है वो आता है क्लॉज नंबर 1। तो सबसे पहले अगर आप ये देखो, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर वो ये चीजें करेगा तो वो डीम्ड माना जाएगा क्या? गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ऐसी इसी टाइप के आपके क्वेश्चन मिलेंगे, आपको वहां पे केस दिया गया, आपको बताना पड़ेगा वेदर ही इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और नॉट। अगर इसके अंदर जो चीजें दे रखी है उसने वो कमिट कर रखी होगी, तो उस केस में वो गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। तो पहला क्लॉज आता है हमारा क्या? अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अनलेस सच पर्सन इज आल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एज इन पार्टनरशिप और एम्प्लॉयड बाय हिम। इन जनरल मैं अपने नाम पे क्या किसी और को प्रैक्टिस करने दे सकता हूँ? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, क्या मैं अपने नाम को किसी को बोल सकता हूँ कि यार तू भी प्रैक्टिस कर सकता है मेरे नाम पे? मैं नहीं अलाउ करूंगा अनलेस किसको इसको अलाउड है? अगर कोई दूसरा पर्सन भी क्या है सीए इन प्रैक्टिस है और वो मेरा पार्टनर है। दूसरा पर्सन क्या है? सीए इन प्रैक्टिस है एंड वो मेरा पार्टनर है। यहाँ पे वर्ड नोट कर लेना, एंड है तो सीए इन प्रैक्टिस होना जरूरी है, उसके बाद पार्टनर होगा मेरा, तो ही मैं उसको अलाउ करूंगा। या तो मैंने उसको एम्प्लॉयमेंट में रख रखा है, एम्प्लॉयमेंट में भी मैं किसको रखूंगा? जो कि एक सीए होगा, जो कि एक सीए होगा उसी को जो है एम्प्लॉयमेंट में रखेंगे। अब उसके बाद एक चीज देखिए, आप क्या किस किस को अलाउ करोगे आप अपने नाम पे प्रैक्टिस करने के लिए? इन जनरल अलाउड नहीं है, लेकिन क्या नॉन सीए को आप अलाउ कर सकते हो? चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो तो भी आप अलाउ कर सकते हो, कभी भी अलाउ नहीं कर सकते वो, क्योंकि उसके पास वो स्किल्स नहीं है, वो डिग्री नहीं है, इसलिए अलाउड नहीं करा जाता। तो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा उसी को जो है अलाउ होगा यहाँ पे। तो नॉन सीए अलाउड नहीं है, सीए इन प्रैक्टिस है। अब कोई दूसरा पर्सन है जो कि सीए इन प्रैक्टिस है, अगर वो मेरा पार्टनर है, क्या अलाउ होगा? बिल्कुल अलाउ होगा। वो मेरा एम्प्लॉय है, क्या अलाउ होगा? बिल्कुल अलाउ होगा। कोई और अदर पर्सन है वो अलाउड नहीं है, खाली दो ही लोगों को अलाउड है, दैट टू विद द कंडीशन क्या? वो सीए इन प्रैक्टिस होनी चाहिए, अदरवाइज अलाउड नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्लॉज है। इसका पर्पस क्या है क्लॉज का? कि लेट सपोज मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने अपने अंडर किसी को रख लिया, वो क्वालिफाइड पर्सन नहीं है। अगर वो क्वालिफाइड नहीं है, क्या उसके पास वो स्किल्स होगी? क्या उसके पास वो नॉलेज होगी? तो वो क्या उस तरीके की सर्विस दे पाएगा? मेरा नाम तो खराब होगा ना, मेरे प्रोफेशन का नाम खराब होगा। इसलिए बिल्कुल क्लियर चीज है, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस नहीं है एंड वो आपका पार्टनर या एम्प्लॉय नहीं है, तो उसको आप अलाउ नहीं करोगे। अगर आप किसी भी रैंडम पर्सन को बोल देते हो कि यार तू मेरे नाम पे प्रैक्टिस कर लेते, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा? गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ये ये बनाया इसीलिए गया था जिससे आप सेफ कर पाओ पब्लिक को, किससे? अगेंस्ट अनक्वालिफाइड अकाउंटेंट। अनक्वालिफाइड लोगों को से आपको प्रोटेक्ट करना है, किसको? अपने क्लाइंट्स को एंड जनरल पब्लिक को। जो लोग क्वालिफाइड हैं वही लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्लॉज नंबर 2, क्लॉज नंबर 1 वेरी इजी, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। क्लॉज नंबर 2 देखिए, क्लॉज नंबर 2 पेज और अलाउज और एग्री टू पे और अलाउ डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनी शेयर, कमीशन, brokerage in the fees, profits of his professional business to any person other than a member of institute, other than a member of institute or a partner or a retired partner or the legal representative of a deceased partner, or a member of any other professional body or with such person having such qualification as may be prescribed। इसको मैं सिंपल मीनिंग में आपको समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है। इसका सिंपल मीनिंग का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। लेट्स सपोज मेरी ही फर्म है खुद की, या मैं एक सोल प्रोप्राइटर चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो मुझे फीस मिलती होगी, प्रॉफिट्स मिलता होगा, मेरी कंपनी का प्रॉफिट होगा, मेरी फर्म का प्रॉफिट होगा।
क्या वो प्रॉफिट मैं दूसरे लोगों के साथ बांट सकता हूँ? क्या मैं अपने घर वालों के साथ वो प्रॉफिट बांट दूं कि यार इतना शेयर आएगा एंड उसको जो 50% है वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पर्सन को चाहिए, अपने दोस्त को बोल दो कि भाई तू रख लियो। लेट सपोज कोई भी हम अरेंजमेंट कर लेते हैं, क्या वो अलाउड है या नहीं? ऐसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप आपका जो, चाहे वो शेयर के नाम से हो, कमीशन हो, ब्रोकरेज हो, किसमें फीस या प्रॉफिट्स ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस, जो मेरी खुद की प्रोफेशनल सर्विस देता हूँ उसकी फीस या प्रॉफिट मैं किसी के साथ नहीं बांट सकता। अनलेस, किसके साथ बांट सकता हूँ? अनलेस जो दूसरा पर्सन है वो भी क्या होना चाहिए? मेंबर होना चाहिए। किसका? आईसीआई का। वो क्या होना चाहिए? मेंबर होना चाहिए आईसीआई का। या तो मेंबर है, या वो मेरा पार्टनर है, या वो मेरा पार्टनर है, या वो रिटायर्ड पार्टनर है। वो रिटायर्ड पार्टनर भी हो सकता है, या जो पार्टनर की डेथ हो चुकी है। मेरी फॉर्म में पार्टनर था, आज उसकी डेथ हो चुकी है, एंड उसके डेथ के केस में क्या होगा? फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ अगर डीड के अंदर लिखा था कि उसको भी जो है प्रॉफिट्स का शेयर मिलेगा, तो वो डेफिनेटली उसको भी वो मिलने वाला है। या फिर मेंबर ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडी या सच पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो एक बार दोबारा से देखेंगे। इन जनरल में अपने प्रॉफिट, चाहे वो ब्रोकरेज के नाम से हो, कमीशन के नाम से हो, शेयर के नाम से हो, किसका? फीस और अपनी जो मेरे प्रॉफिट्स है उसको मैं किसी के साथ नहीं बांटूंगा। या तो मैं नहीं बांटूंगा, या मैं बोल भी नहीं रहा, अलाउ भी नहीं करूंगा बांटने के लिए। किसके साथ मैं बांट सकता हूँ? किसके साथ मैं बांट सकता हूँ? या तो वो मेंबर है, किसका? आईसीआई का। ध्यान देंगे, मेंबर है, यहाँ पे सेम प्रैक्टिस नहीं लिखा हो। मेंबर है आईसीआई का तो आप कर सकते हो। दूसरा, मेरा पार्टनर है तो भी मैं कर सकता हूँ। कोई रिटायर्ड पार्टनर है मेरी फर्म का तो भी मैं कर सकता हूँ। इसके अंदर तो सीए होना डीम्ड है कि ये सीए होंगे तभी होगा, आप पार्टनर और किसी को बना नहीं सकते उसके, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए भी एक और क्लॉज है, वो अभी हम देख लेंगे। या फिर उसके बाद क्या है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, किसका? डिसीज्ड पार्टनर का। या और कौन लोग हो सकते हैं कि ऐसी क्वालिफिकेशंस जो काउंसिल ने अलाउ कर रखी है, वो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन अलाउ कर रखी है वो एक बार हम देखेंगे। सबसे पहले काउंसिल ने अलाउ कर रखा है आईसीएसआई को, आईसीडब्ल्यूए को, बार काउंसिल को, आर्किटेक्ट्स को, एक्चुरीज को। कौन कौन से पर्सन क्वालिफाइड है एक बार देखेंगे। सीएस, सीडब्ल्यूए, एक्चुरी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक, बैचलर इन लॉ, आर्किटेक्ट एंड एमबी। तो ये जो आपके 3 4 5 8 तरीके के लोग हैं, इनको साथ ही आप जो है अपना प्रॉफिट शेयर कर सकते हो, और किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना प्रॉफिट शेयर करते हो किसी भी पर्सन के साथ, आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो वो ये लोग हो, या तो वो सीए का मेंबर है, पार्टनर है, रिटायर्ड पार्टनर है, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसीज पार्टनर है, या ये लोग होंगे तो आप बांट सकते हो। बाकी आपको किसी के साथ अलाउ नहीं है। अगर आपने बांटा कोई रैंडम पर्सन के साथ तो आपका क्या हो जाएगा? वहां पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आ जाएगा। वहां पे क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आ जाएगा। सपोज कोई डिजाइनर था, डिजाइनर के साथ आपने प्रॉफिट बांट दिए, तो उसके इसके अंदर आपका मिसकंडक्ट होगा एंड आपका क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। अब उसके बाद क्या होगा? कई बार होता क्या है ना, गवर्नमेंट कुछ सर्टेन परसेंटेज लेती है आपकी फीस का अपनी रेवेन्यू के लिए। क्या गवर्नमेंट अगर आपसे ले रही है, क्या हम उसको मिसकंडक्ट मान देंगे? इन जनरल तो गवर्नमेंट भी इस पार्टी के अंदर अलाउ नहीं है, तो हम इस तरीके से तो बांट ही नहीं सकते। बट क्या उन्होंने अगर कोई सर्टेन परसेंटेज प्रिस्क्राइब करके कितना पे आपको करना पड़ेगा, क्या वो अलाउड है? वो चीज अलाउड है, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं। इसके अंदर एक केस हुआ कि मिस्टर ए थे, उनकी सीए फॉर्म थी, उन्होंने क्या करा? अपना 50% ऑफ प्रॉफिट एक आर्टिकल को बांट दिया। आर्टिकल को किस नाम से बांटा? अलाउंस के नाम से। अब एक बात बताओ, चाहे आप उसको अलायंस बोलो, चाहे आप उसको शेयर बोलो, एक ही बात है ना। उसके अंदर मैटर क्या करता है? सब्सटेंस मैटर करता है, उसका नाम नहीं मैटर करता। तो उस केस में भी यही हेल्ड हुआ था दैट ही वाज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अब इसके बाद एक स्पेशल केस था, उसके अंदर क्या था कि अगर लेट सपोज पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो क्या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्रॉफिट के शेयर ले सकता है? डेफिनेटली ले सकता है। अभी हमने ऊपर भी ये देखा। तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा पार्टनर का, वो कंटिन्यू टू रिसीव प्रॉफिट ओनली इफ द डेट प्रोवाइड्स, या एग्रीमेंट के अंदर लिखा था तो ही मिलेगा। ऐसा तो बाद में एग्रीमेंट नहीं कर सकते, तो उस चीज के अंदर ये अलाउ रहेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव का। अब मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप है, फॉर्म नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, सिंगल प्रोप्राइटर है, एंड उस केस के अंदर क्या हो रहा है? क्या आप गुडविल बेच सकते हो उस पर्टिकुलर नाम की? लेट सपोज कि ए एंड एसोसिएट्स था, ए की डेथ हो गई है यहाँ पे। क्या वो गुडविल, क्या वो नाम बेच सकता है? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बेच सकता है। कब तक बेचना है? विद इन 1 ईयर। कब तक बेचना है? विद इन 1 ईयर। लेकिन जैसे आपने बेच दिया, क्या आप प्रॉफिट बांट पाओगे परचेजर के साथ? परचेजर के साथ तो कैसे भी नहीं बांट सकते। परचेजर कौन? रैंडम पर्सन है। तो परचेजर के साथ सबसे पहली चीज तो यही होगा, फीस कभी भी नहीं बटेगी। लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड परचेजर ऑफ गुडविल, एक बार अगर आपने बेच दिया तो वो बिक गया। क्या इस जो गुडविल की पेमेंट है हम इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किसको गुडविल जनरली सोल्ड करी जाती है? जो भी अनदर सीए होगा। लेकिन सोल्ड करनी कितने टाइम के अंदर है? 1 ईयर के अंदर। लेकिन इसके अंदर एक केस क्या हो सकता है कि लेट सपोज किसी की डेथ हो गई, बट लीगल रिप्रेजेंटेटिव का डिस्प्यूट चल रहा है कि बी भी कह रहा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं, सी भी कह रहा है मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं। तो उस केस के अंदर क्या लिमिट? 1 साल की हम अगेन डेथ से देखेंगे। उस केस के अंदर वहां से नहीं देखेंगे। इधर क्या बोला जाता है? लेट सपोज अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है, आप इन्फॉर्म कर दो इंस्टीट्यूट को 1 साल के अंदर अंदर कि भाई ऐसा डिस्प्यूट है। तो जिस दिन से डिस्प्यूट की सेटलमेंट हो जाएगी, वहां से 1 साल के अंदर जो है आपको सेल कंप्लीट करनी है।
इसका पर्पस क्या है 1 साल का, कि 1 साल तक ही आपका नाम होल्ड पे रखा जाता है। 1 साल बाद अगर आप बेचोगे तो वो अलाउ नहीं है, वो फिर मिसकंडक्ट के अंदर आता है, या आप सेल कर ही नहीं सकते उस चीज को। अब उसके बाद एक यहाँ पे छोटी सी एक क्लैरिफिकेशन है, लेट्स वो सारे एक पार्टनरशिप फर्म थी, सबकी डेथ हो गई, तो उस केस के अंदर भी जो है सेम प्रोविजन आपके अप्लाई होंगे। तो वेरी सिंपल बट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ध्यान में रखना है। एक बार मैं इसको क्विकली दोबारा से समराइज करूंगा। पहली चीज, अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म थी, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, क्या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ प्रॉफिट शेयरिंग हो सकती है अगर एग्रीमेंट में लिखा है। कोई सोल प्रोप्राइटर था, सोल प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, क्या गुडविल बिक सकती है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव बेच सकता है किसी अनदर सीए को विद इन 1 ईयर के अंदर बेच सकता है, एंड लेकिन कोई भी फीस शेयरिंग नहीं होगी किस पे? परचेजर ऑफ गुडविल पे। एंड जो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, लेकिन जो सेल कंप्लीट होनी चाहिए विद इन 1 ईयर होनी चाहिए। लेकिन अगर डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को 1 साल के अंदर अंदर, एंड जब सेटलमेंट हो जाएगी वहां से भी जो है ये 1 ईयर का पीरियड काउंट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्लॉज की। सेकंड क्लॉज में तो हमने ये पढ़ा क्या हम अपनी फीस किसी को दे सकते हैं। थर्ड क्लॉज क्या कह रहा है, किसी दूसरे की फीस क्या हम ले सकते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर सा क्लॉज है, एक बार क्विकली देखेंगे इसको। यहाँ पे देखिए क्लॉज 3 क्या कह रहा है, एक्सेप्ट और एग्रीज टू एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ प्रोफेशनल वर्क ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। कोई दूसरा पर्सन है जो सीए नहीं है, क्या मैं उसके प्रॉफिट्स में हिस्सा ले सकता हूँ? क्या उसके प्रॉफिट्स में हिस्सा ले सकता हूँ? मैं नहीं ले सकता उसके प्रॉफिट्स में हिस्सा। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या प्रोविजन दिया गया, इट इज नॉट प्रोहिबिटिंग अ मेंबर फ्रॉम एंटरिंग प्रॉफिट शेयरिंग और अदर सिमिलर अरेंजमेंट इंक्लूडिंग रिसीविंग एनी शेयर ब्रोकरेज फीस विद अ मेंबर ऑफ सच प्रोफेशनल बॉडी और सच अदर पर्सन रेफर टू इन पार्ट 2। अगर वो सीए का मेंबर नहीं है, लेकिन जो हमने क्वालिफिकेशंस देखी यहाँ पे क्लॉज 2 के अंदर ये वाली, अगर इनसे आपको मिल रहा है, अगर इनसे वो शेयर आपको रिसीव हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे फिर जो है आप वो शेयर रिसीव कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात होगी नहीं। जैसे आप जिसके साथ बांट सकते हो उसके साथ आप ले भी सकते हो, सिंपल सी यही चीज़ है। एंड यहाँ पे एक नॉर्मल सी क्लैरिफिकेशन थी कि जो अगर सी इन प्रैक्टिस है, अगर कोई रेफरल फीस चार्ज कर रहा है किसी दूसरे सी इन प्रैक्टिस से, तो वो तो आप ले सकते हो क्योंकि वो ऑलरेडी मेंबर है इंस्टीट्यूट का। जस्ट ए क्लैरिफिकेशन, कोई ऐसे इसके अंदर इशू है नहीं। इसके बाद क्लॉज 4 के अंदर आ जाते हैं। अब क्लॉज 4 के अंदर सबसे पहला क्लॉज हमने क्या पढ़ा था, क्या किसी दूसरे को हम अपने नाम पे प्रैक्टिस करने दे सकते हैं। फिर हमने क्लॉज 2 क्या पढ़ा, किसके साथ हम अपनी फीस शेयर कर सकते हैं। फिर तीसरा पढ़ा किससे हम फीस ले सकते हैं। चौथा क्लॉज कहता है किसके साथ हम पार्टनरशिप कर सकते हैं, किसको हम अपनी फर्म के अंदर पार्टनर बना सकते हैं। तो एक बार ये जो है देखेंगे, enters into partnership in our India with any person other than a CA in practice। अदर देन सीए इन प्रैक्टिस के साथ मैं पार्टनरशिप करता हूँ, या कोई अदर प्रोफेशनल बॉडी का जो मेंबर है जो आईसीआई ने प्रिस्क्राइब कर रखी है उसके अलावा है, इंक्लूडिंग अ रेजिडेंट फॉर बट फॉर हुज रेजिडेंस इज अब्रॉड would be entitled to be registered as a member under this clause of section 4 whose qualification are recognized। तो सिंपल सी देखो, इसके अंदर आपको याद क्या करना है, आपको लैंग्वेज तो पूरी याद रहनी चाहिए, सारे क्लॉजेस की लैंग्वेज तो याद रखनी है। यहाँ पे क्या बोला गया, आप इन जनरल किसी और के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। किसके साथ कर सकते हो, या तो आपका वो सीए इन प्रैक्टिस है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब पार्टनरशिप की बात आती है, प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर मेंबर की बात हो रही है, चाहे वो सर्विस के अंदर हो चाहे वो प्रैक्टिस के अंदर हो। बट जब पार्टनरशिप की बात आ जाती है ना, यहाँ पे हमें बढ़िया बंदा चाहिए। यहाँ पे बढ़िया बंदा कौन होगा, जो कि सीए इन प्रैक्टिस होगा, जिसके पास पूरा टाइम है, उसी के साथ तो पार्टनरशिप करूंगा। अगर वो ऑलरेडी किसी और दूसरी चीज के अंदर एंगेज है, उसको मैं पार्टनर थोड़ी बनाऊंगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या डाला गया कि सीए इन प्रैक्टिस के साथ आप कर सकते हो, या कोई अदर मेंबर है प्रोफेशनल बॉडी का जो कि रिकॉग्नाइज है। यहाँ पे कौन कौन सी रिकॉग्नाइज है, CS CW एडवोकेट इंजीनियर आर्किटेक्ट एंड एक्चुअली यहाँ पे MBA को नहीं लिया गया है, ये वाला देखना। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे MBA को भी लिया गया है, यहाँ पे जो है MBA को भी लिया गया है, तो वो आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो है कब ये पार्टनरशिप अलाउ होगी, अगर वो जो सामने वाला है वो भी अलाउ कर रहा है। लेट सपोज हम बात कर रहे हैं किसकी, CWA की। अगर CWA ने अलाउ कर रखा है कि आप CA के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो तो ही फॉर्म कर पाओगे। लेट सपोज यहाँ तो अलाउ हो गया काउंसिल ने, सामने वाले ने मना कर दिया, तो उस केस में पार्टनरशिप नहीं हो पाई। क्लॉज नंबर 5 पे आएंगे, सिक्योर्स आइदर थ्रू द सर्विसेज ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट द एम्प्लॉई ऑफ सच सीए हु इज नॉट द हिज पार्टनर और बाय एनी मींस व्हिच आर नॉट ओपन टू सीए एनी प्रोफेशनल बिजनेस। अब ये क्लॉज क्या कहता है कि लेट सपोज अब मैं काम कर रहा हूँ, मेरी फर्म है, अब मुझे काम लेके आना है। क्या मैं काम किसी भी रैंडम पर्सन से लेके आ सकता हूँ? मैं किसी भी रैंडम पर्सन से काम नहीं लेके आ सकता हूँ। कौन कौन से मीन्स अलाउड है आपके काम लाने के? या तो वो मेरा एम्प्लॉय होगा, अगर वो मेरा एम्प्लॉय है तो मैं उससे काम ले सकता हूँ, या वो उसके थ्रू मैं काम ले सकता हूँ, या मेरा पार्टनर है उससे थ्रू ले सकता हूँ, या अगर कोई ऐसा मीन्स है जो एक अलाउड है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, उससे ले सकता हूँ। बाकी किसी रैंडमली मैं काम नहीं ले सकता, ये आपको ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे जो पार्टनरशिप है 2, 3, 4 जो ऊपर वाली पार्टनरशिप है, वहां पे जो है आपका कोई भी प्रोहिबिशन नहीं आ रहा है। वहां पे जो है आपको कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है। वो लोग अगर होंगे वो ओपन मीन्स है, तो वहां से जो आपका काम आएगा तो वो लेने में दिक्कत नहीं। लेकिन अब एक केस क्या आया कि अ सीए रोट लेटर्स टू ऑफिसर ऑफ डिफरेंट आर्मी कैंटीन्स गिविंग डिटेल्स अबाउट हिम एंड हिज एक्सपीरियंस एंड द नॉर्म्स फॉर चार्जिंग ऑडिट फीस। तो यहाँ पे क्या किया, एक सीए ने
लेटर्स लिख के बोल रहा है किसको, आर्मी की जो कैंटीन्स होती है कि जी हम ऑडिट करते हैं, आप हमसे ऑडिट करा लो, हमारा हमारा ये एक्सपीरियंस है। क्या ये एक तरीके से डायरेक्ट सॉलिसिटेशन, क्या ये एक तरीके से सॉलिसिटेशन नहीं हो गया या एडवर्टीजमेंट नहीं हो गया? तो यहाँ पे जो है ये मिसकंडक्ट माना जाएगा दो तरीके, क्योंकि यहाँ से ओपन नहीं है ये वाला मीन्स आपके लिए काम लेने के लिए, तो एक मिसकंडक्ट यहाँ आता है, क्लॉज 6 के अंदर भी आता है, वो वाला जो है अभी हम देख लेंगे क्लॉज 6 के अंदर क्या है। तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लॉज नहीं है, स्टिल आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके 5 क्लॉजेस कंप्लीट हो जाते हैं, एंड जो है अभी इस पार्ट के अंदर, ये जो भी हम रिवीजन कर रहे हैं, इस पार्ट के अंदर हम क्लॉज 6 तक रिवाइज करेंगे, एंड उसके बाद जो है बाकी का पार्ट हम अगली वीडियो के अंदर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ तक अगर आपको समझ गया हो तो एक बार जो है बढ़िया से अपना जो है सीए लिख लेना, अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना। अब बात करते हैं हम लोग क्लॉज 6 के अंदर। क्लॉज 6 के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी बड़ा क्लॉज है, तो ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे क्या कहा गया, सबसे पहले क्लॉज 6 के अंदर, सॉलिसिट्स क्लाइंट्स और प्रोफेशनल वर्क आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू बाय और बाय एनी अदर मीन्स। मैं क्या कर रहा हूँ, काम ले रहा हूँ, ठीक है, काम ले रहा हूँ कैसे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्या करके, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरव्यू। एडवर्टीजमेंट दे दे के मैं काम ले रहा हूँ, क्या ये अलाउड है? नहीं। तो मैं काम नहीं सिक्योर कर सकता आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू। सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू, इन जरियों से मैं काम नहीं ले सकता, मैं काम नहीं सिक्योर कर सकता हूँ, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे एक चीज क्लैरिफाई करी गई, क्या आप जो काम है वो दूसरे स्कीन प्रैक्टिस से ले सकते हो? काम यहाँ पे क्या क्या बोला गया, 4 मोड बोले गए हैं, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंटरव्यू। यहाँ पे 4 तरीके से प्रोविजन करा गया, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन या इंटरव्यू। लेकिन यहाँ पे क्लैरिफाई करा गया कि आप दूसरे सीए इन प्रैक्टिस से काम ले सकते हो, उस केस के अंदर कोई भी मिसकंडक्ट नहीं माना जाएगा। क्या आप टेंडर जो इंक्वायरीज होती हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, क्या आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हो? कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चीजें क्लैरिफाई करी गई। आप ऐसी कोई भी टेंडर या इंक्वायरी पे रिस्पॉन्ड नहीं करोगे जो कि एक्सक्लूसिवली रिजर्व है सीएस के लिए। अगर कोई ऑडिट वाली चीज है तो ऑडिट के रिगार्डिंग अगर कोई टेंडर या इंक्वायरी आई है तो आप उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, लेकिन आप ये कर सकते हो। किस केस में कर सकते हो? अगर मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब। आपको ये ध्यान रखना, अगर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट इशू करा है टेंडर का, उसके अंदर लिखा हुआ है कि मिनिमम फीस इतनी तो आपको मिलेगी मिलेगी, तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। एंड वो रिजर्व किसके लिए? एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर सीए, तो उस केस में ये कंडीशन अप्लाई होती है। लेकिन अगर वो ओपन है सारे सीए सारे लेकिन अगर वो ओपन है सारे प्रोफेशंस के लिए कि यार कोई भी चीज वो कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है सीए को करना, तो उस केस के अंदर फिर ये मिनिमम फीस वाला क्राइटेरिया नहीं आता, उस केस में आप कर ही सकते हो। तो एक बार ध्यान से देखना, आपका टेंडर है, टेंडर आया है, टेंडर वाला काम किसके लिए? एक्सक्लूसिवली रिजर्व है फॉर सीएस। तो सपोज ऑडिट के लिए टेंडर आया हुआ, ऑडिट के अंदर टेंडर के अंदर दो केसेस बनेंगे, मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब्ड है, कर सकते हो आप रिस्पॉन्ड, मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब नहीं है या मैक्सिमम फीस है, तो उस केस में आप नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखना। लेकिन अगर कोई टेंडर आया है, टेंडर ऐसी सर्विस के लिए है जो सीए या दूसरे प्रोफेशनल भी कर सकते हैं, उस केस के अंदर कोई इशू नहीं है, उस केस के अंदर जो है आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो, कोई मिनिमम फीस का क्राइटेरिया नहीं है। अब बात करते हैं, हमने यहाँ पे देखा कि यार आईसीआई ने बोला कि आप एडवर्टीजमेंट तो नहीं कर सकते। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोचिंग चलाता हूँ, कोई सीए इन प्रैक्टिस है वो कोचिंग भी चलाता है। क्या अगर मैं कोचिंग का, अभी आईसीआई ने ये तो बोल दिया कि फर्म का तो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते आप, फर्म का तो कैसे करोगे, लेकिन क्या उस कोचिंग का मैं एडवर्टीजमेंट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कोचिंग का एडवर्टीजमेंट करूंगा तो मेरा नाम तो ऑलरेडी बढ़ेगा ही, ऐसे तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर मैं वो कर रहा हूँ तो कल को जितने भी लोग होंगे उनको ये तो पता चलेगा कि भाई इसकी सीए फॉर्म भी है, ये सर्विस भी देता है। और अगर वो चीज़ होगी, क्या वो इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट हो रही है नहीं हो रही? क्या वो इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट हो रही है नहीं हो रही? वो इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट हो जाएगी। इसलिए जो है यहाँ पे मना करा गया कि आप जो है वो इनडायरेक्ट सॉलिसिटेशन नहीं कर सकते, वो वॉयलेटिव होगा हमारे इस प्रोविजंस का, इस वाले क्लॉज का। एंड आपको क्या करना है, रिफ्रेन करना है फ्रॉम एडवर्टाइजिंग योर कोचिंग एक्टिविटीज। कोचिंग एक्टिविटीज तो होर्डिंग, पोस्टर, बैनर्स वगैरह जो लगाते हैं इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर कोई सीइन प्रैक्टिस है वो ये काम नहीं कर सकता। वो खाली क्या कर सकता है, अपनी कोचिंग के बाहर एक बोर्ड लगाएगा, अपनी कोचिंग के बाहर एक बोर्ड लगाएगा कि भाई मैं पढ़ाता हूँ, मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखूंगा, मैं अपना नाम लिखूंगा, मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, कौन सा सब्जेक्ट है ये पढ़ाता हूँ, और आप कुछ नहीं कर सकते। कोई आप सोशल मीडिया ऐड नहीं चला सकते, कुछ नहीं चला सकते किसके रिगार्डिंग, या होर्डिंग बैनर्स नहीं लगा सकते अपनी कोचिंग से रिगार्डिंग। एंड जो साइज एंड टाइप होगा वो कंप्लाई करना चाहिए जो भी काउंसिल की गाइडेंस है उससे अकॉर्डिंग। अब एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड ना कुछ इंपॉर्टेंट केसेस दे रखे हैं, क्या क्या चीजें आपको अलाउड है, क्या क्या चीजें आपको अलाउड नहीं है। इन जनरल तो आपको ये समझना है, अगर कोई इन केसेस में कवर नहीं हो रहा तो इन जनरल अलाउड नहीं है। कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मींस जिससे आप सॉलिसिट कर रहे हो वर्क, थ्रू सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन या फिर इंटरव्यूज, तो वो चीज आप नहीं कर सकते। बट यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस बताए गए हैं जिसके अंदर कुछ चीजें अलाउड हैं एंड कुछ चीजें प्रोहिबिट करी गई हैं, तो एक बार वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है, शुड नॉट अडेप्ट इनडायरेक्ट मेथड्स टू सिक्योर वर्क, ठीक है, या पब्लिसाइज देयर एक्टिविटीज, वो आपको नहीं करना। अब इसके अंदर कुछ केसेस हैं, देखिए।
एडवर्टीजमेंट एंड नोट इन प्रेस। क्या आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो प्रेस के अंदर? बिल्कुल नहीं कर सकते। आप क्या करो, सर्कुलेट कर रहे हो लेटर्स टू अ लिमिटेड ग्रुप ऑफ पोटेंशियल, क्लाइंट कि लेट सपोज कोई रियल एस्टेट के जो लीडर्स वगैरह उनका कोई ग्रुप है, क्या उस ग्रुप में आप भेज सकते हो अपनी डिटेल्स? नहीं भेज सकते, नॉट अलाउड। आप क्या कर रहे हो, आपका जो पहले वाला एम्प्लॉयर था, पहले वाले एम्प्लॉयर के जो क्लाइंट्स थे, उनको आप क्या कर रहे हो, सॉलिसिट करने का ट्राई कर रहे हो। तो ये हमेशा ध्यान रखना, अभी कोई भी आप गलत काम से जो है सिक्योर नहीं कर सकते वर्क। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन बताई गई। क्या आप दूसरे सीए से काम ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एडवर्टीजमेंट किसकी कर सकते हो? अगर कोई चेंज इन पार्टनरशिप होता है, डिसोल्यूशन हो सकता है, एड्रेस होता है या कॉन्टैक्ट डिटेल होता है। क्या मैं न्यूज़पेपर के अंदर डिटेल्स दे सकता हूँ इन चीज़ों की? क्या मेरे पार्टनरशिप के अंदर कुछ चेंजेस हुआ है, कोई पार्टनर चला गया, या डिसोल्यूशन हो गया, या एड्रेस चेंज है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। लेकिन इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो न्यूज़पेपर है इसके अंदर खाली आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बता रहे हो जो चेंज हुआ है। आप ये नहीं बताओगे कि मैं काम बढ़िया करता हूँ, वो अगेन सॉलिसिटेशन के अंदर आ जाएगा, इस क्लॉज का मिसकंडक्ट हो जाएगा, तो आप वो तो नहीं करोगे। लेकिन आप नॉर्मल फैक्चुअल जो चीज़ है वो आप बता सकते हो, और जो न्यूज़पेपर होगा सेम सिटी के अंदर जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक क्लैरिफिकेशन दी गई, क्या आप इंस्टीट्यूट का जो न्यूज़ लेटर जर्नल होता है वहां पे दे सकते हो? नहीं दे सकते। वहां पे जरूर आप दे सकते हो, लेकिन वहां पे भी क्या होगा, फैक्चुअल ही इन्फॉर्मेशन जाएगी। बाकी चीजें आप बढ़ा चढ़ा के तो कहीं पे कुछ नहीं बता सकते। तो ये आप ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट। उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन फॉर एम्पेनलमेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ ऑडिट और अदर प्रोफेशनल वर्क। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेट सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट बॉडी है, वो सीएस एक पर्टिकुलर फर्म को नहीं अपॉइंट करते, उनके पास ना डेटा होता है यार, इतनी इतनी फर्म्स है, एंड आपको पता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डेटा मेंटेन कर रही है। अगर आपको पता है वो डेटा मेंटेन कर रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई हमारी फर्म का नाम या मेरा नाम भी आप उस पैनल के अंदर मेंशन करिए। कभी कर सकते हो जब आपको पता है वो मेंटेन करे। खुद से आगे से जाके नहीं बोलेंगे कि यार मेरा नाम जो है इसमें अंदर ले लो, क्या आप ऐसा कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, मेरा मेरा नाम ले लो, ऐसा नहीं कर सकते, आगे से नहीं जा सकते। अगर आपको पता है वो ऐसा काम कर रहे हैं तो आप जरूर वहां पे बोल सकते हो, लेकिन आप आगे से जाके नहीं बोलोगे या रोविंग इंक्वायरीज नहीं करोगे कि भाई मेरा जो नाम है ले लो, या फिर वो जो पैनल के अंदर है आप बना रहे हो नहीं बना रहे। तो आप ध्यान रखना है, एंड जो है अपनी फीस भी आप कोट कर सकते हो, उसके अंदर कोई इशू नहीं। अब मान लीजिए कोई टेंडर है, एडवर्टीजमेंट है या सर्कुलर से, अगेन सेम पॉइंट जो हमने ऊपर पढ़ा था, आपको याद होगा। एक बार सारे बार जो है सारे स्टूडेंट उसको दोबारा से गो थ्रू करेंगे, हमने उसके अंदर क्या क्या पढ़ा था कि आपका सीएस के लिए रिजर्व होगा मिनिमम फीस, अदर कोई है तो आप उसके अंदर कर सकते हो। तो वही चीज़ जो है यहाँ पे अगेन लिखी हुई है, एंड ये आप अगर छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जस्ट आपको ये देखना है कि मिनिमम फीस जो उन्होंने ले रखी है, दे रखी है, वो कमेंसुरेट कर रही है साइज ऑफ द असाइनमेंट वगैरह से। अब आपने क्या किया, बुक्स पब्लिश कर दी, पब्लिकेशन ऑफ बुक्स, आर्टिकल या प्रेजेंटेशन। अगर आपने बुक्स पब्लिश करी है, क्या आप बुक्स के अंदर बता सकते हो कि भाई मेरी सीए फॉर्म है, मैं इतना बढ़िया बढ़िया काम करता हूँ? क्या वहां पे अपनी प्रोफेशनल अटेनमेंट बता सकते हो कि मैं बहुत बढ़िया काम करता हूँ, मैंने ये क्लाइंट सर्व करे? आप नहीं बता सकते कि अपनी जो है प्रोफेशनल अटेनमेंट आप नहीं मेंशन करोगे। जस्ट आप क्या लिख सकते हो वहां पे, सीए डेजिग्नेशन लिख सकते हो एंड अपनी फर्म का नाम लिख सकते हो। बाकी कोई डिटेल आपको नहीं देनी है, ये आप ध्यान रखना। कोई भी फर्म से रिगार्डिंग डिटेल, एड्रेस वेड्रेस कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ आपका सीए डेजिग्नेशन एंड फर्म का नाम जाएगा। क्या आप ग्रीटिंग कार्ड्स और इनविटेशन, क्या आप ग्रीटिंग कार्ड्स और इनविटेशन इशू कर सकते हो? क्या आप ग्रीटिंग कार्ड और इनविटेशन इशू कर सकते हो? आप नहीं कर सकते ऐसे कोई भी ग्रीटिंग कार्ड इन इनविटेशन जो कि हाईलाइट कर रहे हैं क्या आपकी प्रोफेशनल डेजिग्नेशन, स्टेटस और क्वालिफिकेशन। ऐसी कोई चीज आप हाईलाइट नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन दिया गया कि आप यूज कर सकते हो सीए एंड फर्म नेम। खाली आप सीए एंड फर्म नेम यूज कर सकते हो, सिमिलर टू आपका बुक सीए एंड फर्म नेम। लेकिन यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है, क्या? ये सिर्फ आप किसको भेजोगे, अपने क्लाइंट्स को भेजोगे, रिलेटिव्स को भेजोगे, फ्रेंड्स को भेजोगे। किसी और को भेज दिया आपने, रेंडमली किसी को भेजा, तो वहां पे क्या होगा, मिसकंडक्ट होगा। सिर्फ आप 3 लोगों को ही भेज सकते हो, जो आपके क्लाइंट अभी हैं। आने वाले क्लाइंट को नहीं, जो आपको लग रहा है वो हो सकते हैं, उनको नहीं भेजोगे। अभी जो आपके क्लाइंट है, रिलेटिव्स हैं एंड फ्रेंड्स हैं, जो क्लोज लोग हैं हमारे, हम उन्हीं को भेजेंगे, और किसी को जो है हम नहीं भेज सकते। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, एडवर्टीजमेंट फॉर सिल्वर, गोल्डन, प्लेटिनम एंड सेंटेनरी सेलिब्रेशन। ये क्या है, आपकी एनिवर्सरी है कौन सी, तो आपकी एनिवर्सरी है 25, 50, 75, 100, क्या आप उस केस के अंदर एडवर्टीजमेंट कर सकते हो? इन जनरल अलाउड नहीं है कोई नॉर्मल एडवर्टीजमेंट की आप यूट्यूब वगैरह पे एडवर्टीजमेंट करो। आप कहाँ पे कर सकते हो, न्यूज़पेपर के अंदर आप पब्लिश कर सकते हो, न्यूज़पेपर या न्यूज़ लेटर के अंदर पब्लिश कर सकते हो। बाकी आप इसको कहीं पे भी पब्लिश नहीं कर सकते। इसके बाद बात करेंगे हम स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज की। क्या आप एक्टिविटीज स्पॉन्सर कर सकते हो या नहीं कर सकते? कोई भी एक्टिविटीज आप स्पॉन्सर नहीं करोगे, कोई भी एक्टिविटीज आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते जो आपकी सीए फॉर्म होगी या वो जो सीए इन प्रैक्टिस होगा, एक्सेप्ट कौन से इवेंट्स, एक्सेप्ट कौन से इवेंट्स जो कि ऑर्गेनाइज करता है आईसीआई का प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट। आईसीआई का प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट होगा, उसी को स्पॉन्सर कर सकते हो, बाकी आप कोई नहीं कर सकते। क्या मैं फीफा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, वो मेरे को अलाउ नहीं है। इसके बाद बात करेंगे सीएसआर एक्टिविटीज करते हो। कई बार होता है ना कि ऑब्लिगेशन होती है सीएसआर एक्टिविटीज वगैरह करनी। क्या सीएसआर एक्टिविटी करते करते मैं अपना नाम डिस्क्लोज कर दूं? क्या मैं उधर एडवर्टीजमेंट कर दूं? अगर आप सीएसआर एक्टिविटी भी करते हो ना, वो सीएसआर आप प्रमोशन के लिए थोड़ी कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि आप हो सकते हैं अपने नाम बनाने के लिए कर रहे हो, बट इन जनरल सीएसआर का मतलब क्या है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना। तो उस केस में खाली आप अपना
सीए प्रीफिक्स यूज कर सकते हो, फर्म नेम नहीं यूज कर सकते, फर्म का कोई वहां पे मतलब है नहीं। इसके बाद बात करेंगे, अगर आप कोचिंग वगैरह कर रहे हो तो अगेन हमने सेम पढ़ा, खाली साइन बोर्ड लगा सकते हो अपनी इंस्टीट्यूट के बाहर, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि यार ये वाला जो है पर्सन मेरा क्लाइंट बन सकता है, अगर आपको लग रहा है ये पर्सन मेरा क्लाइंट बन सकता है, क्या मैं उसको अपनी जो फर्म की इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर सकता हूँ, क्या मैं फर्म की प्रोफाइल शेयर कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। अगेन इट इज अमाउंट्स टू एडवर्टीजमेंट, अगेन इट अमाउंट्स टू एडवर्टीजमेंट, वो आप नहीं कर सकते। एक्सेप्ट अगर आपको क्लाइंट ने खुद से आगे से मांगी कि भाई इन्फॉर्मेशन दो, तो उस केस में तो मैं दूंगा ही नहीं, मेरे को काम तो लेना है, बट मैं आगे से नहीं बोलूंगा। एंड इसका रीजन यही है, अगर आप आगे से बोलोगे ना तो आपका खुद की वैल्यू डाउन होगी, कि आपको ऐसा क्लाइंट को लगेगा यार इसको तो जरूरत है काम की। सीए प्रोफेशन की वैल्यू है, हम लोग इंडिपेंडेंट लोग होते हैं। एंड अगर ऐसा कभी भी क्लाइंट को नहीं लगना चाहिए कि यार इसको जरूरत है पैसों की, अगर ऐसा होगा तो आपको हमने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, वहां पे जो है वो हर्ट हो जाएंगे। अब उसके बाद टेलीविजन या मूवी क्रेडिट होता है, अगर कोई टेलीविजन या मूवी क्रेडिट है, क्या वहां पे आप नाम लिख सकते हो? लिख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सीए वाला नाम रहा, वो पोस्ट क्रेडिट्स आते हैं मूवीज के अंदर, उसके अंदर नाम तो लिखा हो सकता है सीए का या सीए फर्म का, लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मेन पर्सन है उनके छोटे नाम लिखे, आपका अलग ही दिख रहा है। अलग से नहीं दिखना चाहिए, सिमिलर वे में जैसे पूरा दिखता है। आप जनरली कोई देखता भी नहीं है, क्योंकि वो सिमिलर से इतना सारा चलेगा। किसी का खुद का नाम लिखा होगा तो बस वही देखने वाला, तो आपको ध्यान रखना है अगर सिमिलर सा ही दिख रहा है, लेकिन अगर आपको कहीं दिख गया ना यार ये तो अलग से दिख रहा है सीए का नाम, तो उस केस के अंदर वो मिसकंडक्ट माना जाएगा। अब उसके बाद करते हैं हम लोग वही अगेन, रोविंग इंक्वायरीज से आप प्रोफेशनल वर्क सॉलिसिट नहीं कर सकते। आप लेटर्स भेज के, सर्कुलर भेज के आप कह रहे हो कि काम दो काम दो, वो चीज़ आप नहीं कर सकते। इसके तो अगर प्रोफेशनल कलीग से आप जो ऊपर बताई गई तरीके से काम ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और कोई मीन से आप काम लोगे तो वो आपका वॉल्यूशन आ जाएगा। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, स्कोप ऑफ रिप्रेजेंटेशन विच एन ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू मेक अंडर सेक्शन 140 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब होता क्या है, कंपनीज एक्ट के अंदर आपका ऑडिटर अपॉइंट होता है 5 साल के लिए, देन उसके बाद अगर रीअपॉइंट करना है तो रीअपॉइंट भी कर सकते हैं हम उसको, अगर रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर जब रीअपॉइंटमेंट की बात आती है तो या तो केस हो सकता है हम लोग उसको रीअपॉइंट कर रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि नहीं यार अब हमें अपना, अब हम कह रहे हैं कि हमें ऑडिटर चेंज करना है। अगर आप ऑडिटर चेंज करने वाले हो तो आपको नोटिस भेजना पड़ता है ऑडिटर्स को कि भाई हम आपको चेंज करने वाले हैं, हाँ रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो वहां पे उसके पास एक ऑप्शन होता है रिप्रेजेंटेशन देने का, कि भाई मैंने काम किया है, इंडिपेंडेंस से काम करा है, तो वहां पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड अगर आप विलिंगनेस है आपकी किस लिए, टू रीअपॉइंटेड, एंड आप कंटिन्यू करना चाहते हो ऑडिटर, आप बता सकते हो शेयर होल्डर्स को, लेकिन किस मैनर में आप बता सकते हो, डिग्निफाइड मैनर में बताओगे। वहां पे भी आपको कोई ऐसा बताना नहीं है कि मैंने ऐसा ऐसा काम किया, मैं ऐसा काम करता हूँ, ये सब नहीं बता सकते आप। वहां पे जो आपको डिग्निटी मेंटेन करने पड़ेगी, आप लेटर लिख सकते हो, लेकिन सिंपल वे के अंदर ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट अगेन पॉइंट आ रहा है, क्या, एक्सेप्टेंस ऑफ ओरिजिनल प्रोफेशनल वर्क बाय अ मेंबर एमिनेटिंग फ्रॉम द क्लाइंट इंट्रोड्यूस टू हिम बाय अनदर मेंबर। अब होता क्या है कि मेरे साथ कोई फ्रेंड था, उसने मुझे किसी क्लाइंट से मिलवाया कि भाई मेरे पास कोई पर्टिकुलर, मेरे पास कोई डिफरेंट सर्विस की एक्सपर्टीज थी एंड उसके पास डिफरेंट थी, तो उसने मेरे को मिलवा दिया और मैंने वो काम कर दिया। अब क्या, क्लाइंट आ रहा है मेरे पास दूसरी सर्विस के लिए जो ऑलरेडी मेरा दोस्त देता था, बट वो उससे कराता था पहले, आज वो मुझसे कराना चाह रहा है, डायरेक्टली आ गया वो मेरे पास। क्या मैं वो सर्विस एक्सेप्ट कर लूँ ना करूँ? अगर मैं वो एक्सेप्ट कर लूंगा तो मैं मोरली रॉन्ग हूँ, मैं एथिकली रॉन्ग हूँ कि यार मेरे दोस्त का क्लाइंट था, मैंने आज ले लिया इसको, क्यों मेरे पास वो डायरेक्ट आई है इसलिए। तो यहाँ पे ये अलाउड नहीं है, आपको उसको बोलना पड़ेगा क्लाइंट को कि आपको अगर आना है तो आप उसके थ्रू ही आओगे, आप डायरेक्टली मेरे पास नहीं आ सकते, मैं वो काम एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसके बाद क्या, आप इंटरव्यूज दे सकते हो, इंटरव्यूज दे सकते हो, लेकिन वो अमाउंट टू पब्लिसिटी नहीं होना चाहिए, आप वहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रहे अपनी कोई भी प्रोफेशनल अटेनमेंट। उसके बाद क्या, आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हो न्यूज़पेपर के अंदर, जो बॉक्स नंबर्स हो सकते हैं नहीं दे सकते। क्या एजुकेशन वीडियो बना सकते हो, एजुकेशन वीडियो बना सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो है आप कोई भी रेफरेंस नहीं दोगे किसका, सीए फॉर्म का। सीए फॉर्म अगर कोई यूट्यूब वीडियोस बनाता है, क्या आप उसके अंदर सीए फॉर्म का रेफरेंस दे सकते हो? वहाँ पे आप नहीं दे सकते। अगर आप ऐसा काम करोगे तो डेफिनेटली जो है आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है हमने इतनी चीज़ें कंप्लीट करी। अभी क्लॉज 6 के अंदर और चीज़ें बाकी हैं आपका वेबसाइट से रिलेटेड एंड लोगो से रिलेटेड, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पहले वो कवर करेंगे, एंड बाकी जितने भी हमारे क्लॉजेज हैं एंड जो अपने डिफरेंट पार्ट्स हो गए वो हम कंप्लीट कर लेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ये पूरा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो अभी है हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, आईसीआई स्टडी मैथ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे एंड उनको सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी तैयारी है एंड आपको जो है वो कॉन्फिडेंस भी आए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन वाला पार्ट। तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, साथ साथ जो है आपको ये क्वेश्चन करने हैं, एंड अगर आप साथ साथ करोगे आपका जो तैयारी है बहुत बढ़िया होगी, एग्जाम से आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं साथ साथ करेंगे, साथ साथ पॉज करके सोचेंगे पहले क्या आंसर होगा, उसके बाद ही वो आंसर देखेंगे आगे। तो एक सीए है, इन प्रैक्टिस में उसका सस्पेंड हो गया सीओपी, 6 महीने के लिए सरेंडर कर दिया उसने सीओपी, एंड उस पीरियड के अंदर उसने क्या करा, एक उसने अंडरटुक कर लिया रिप्रेजेंटेशन असाइनमेंट फॉर इनकम टैक्स टू अपीयर बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटी। हमने पढ़ा था जब भी कोई सीए बनता है या मेंबर बनता है तो ही इज बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस सीए एक्ट एंड ही शैल हैव नो अदर कैपेसिटी देन सीए। तो इन दैट केस अगर वो ऐसा कोई काम है जो नॉर्मली एज अ सीए करता,
वो अगर उसका सीओपी सरेंडर हो गया है तो वो नहीं कर सकता, और बस ये बोल के कि मेरा भले ही जो सीओपी है वो सस्पेंड हो गया, बट ये वाला काम मैं दूसरी कैपेसिटी में कर सकता हूँ. ही शैल हैव नो अदर कैपेसिटी देन एज अ मेंबर ऑफ सीए, एंड ही कुड नॉट बाय contending that even though he continues to be a member and has been punished by, he would be entitled. उसको कोई भी अलाउ नहीं है, वो ये सर्विस नहीं दे सकता. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ये केस हमने अलग से पढ़ा है एंड ये आप क्वेश्चन अच्छे से याद करिए जाना. जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्या मिस्टर ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था एग्री टू सेलेक्ट एंड रिक्रूट पर्सोनल कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम और ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट वेयर ही इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी एश्योरेंस, इज दिस अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. हमने पढ़ा था मेंबर जो होता है, जो आपका सीए इन प्रैक्टिस होता है, उसको एंटायर रेंज ऑफ मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विस अलाउ करी गई थी. आपने पढ़ा था जो डीम टू बी इन प्रैक्टिस होते हैं, जो सीए इन प्रैक्टिस होते हैं, उनको कुछ सर्विस अलाउ करी थी काउंसिल ने. उसके अंदर कुछ काफी सारी सर्विसेज थी अगर आपको याद हो. उसके अंदर एक सर्विसेज ये भी थी, क्या, रिक्रूट पर्सनल कंडक्ट ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्स. अगर ये काउंसिल ने अलाउ कर रखी है तो क्या यह प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा? नहीं होगा. यहाँ पे सर्विस वो अलाउ करी गई थी, इसलिए मैंने बोला उसको आपको याद नहीं करना एकदम अच्छे वैसे रट्टा मार के, जस्ट आपको रीड करना है जिससे आपको माइंड में रहे कि हाँ ऐसी कोई सर्विस थी. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे उन्होंने अलाउ कर रखे है काउंसिल से, देयरफॉर ही इज नॉट गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ये वाला. क्या, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई पार्टनर्स ऑफ सीए फर्म, वन इन चार्ज ऑफ हेड ऑफिस, अनदर इन चार्ज ऑफ ब्रांच at a distance of 80 किलोमीटर from municipal limits, put up the name board in the both premises and respective residence. आपने पढ़ा था नेम बोर्ड्स के रिगार्डिंग क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. क्या हम सीए फर्म का नेम, मैंने आपको बताया था सीए फर्म का नेम क्या अपने घर के बाहर लगा सकता हूँ. मैं अपने घर के बाहर सिर्फ अपना जो मैंने नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा रखा है सिर्फ मैं वही लगा सकता हूँ, मैं और कोई नाम नहीं लगा सकता. तो ये चीज ध्यान रखना चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. क्या अपने घर के बाहर वो फर्म का डिस्प्ले बोर्ड लगा सकता है, नेम बोर्ड लगा सकते नहीं लगा सकता. सिर्फ जो आपने सुनहरे अक्षरों में अपना सीए नाम लिखवाया सिर्फ आप वही लगा सकते हो. तो यहाँ पे जो है मिसकंडक्ट आएगा. डिस्टेंस का यहाँ कोई रिलेवेंस है नहीं, तो यहाँ पे आप देखोगे देयरफॉर दे आर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, दे आर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट. इसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5. एक सी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने प्रैक्टिस अलाउ कर दी. उसने किसको? अपने ब्रदर इन लॉ को, मिस्टर पी को, जो कि सीए नहीं है. एंड दूसरा कौन है? मिस्टर टी को अलाउ कर दी जो उसका एम्प्लॉय. हमने क्लॉज 1 के अंदर पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि हम किसी दूसरे पर्सन को अपने नाम पे प्रैक्टिस करने नहीं दे सकते. कब दे सकते हैं? या तो वो सीए इन प्रैक्टिस एंड पार्टनर है, या तो वो हमारा एम्प्लॉय है, या तो वो हमारा एम्प्लॉय है. तो यहाँ पे आप देखोगे सीए है एंड वो आपका एम्प्लॉय है, इसके लिए तो अलाउड हो जाएगा. बट किसी दूसरे पर्सन को जो मिस्टर पी को अलाउ किया वो अलाउड नहीं है. उसके इसके अंदर आपका मिसकंडक्ट यहाँ पे आ जाएगा. आप देख सकते हो यहाँ पे सी विल बी हेल्ड गिल्टी फॉर मिसकंडक्ट फॉर अलाउइंग मिस्टर पी हु इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सीए टी को तो जो एम्प्लॉय है वो उसको तो अलाउ कर सकता है, उसके इसके अंदर कोई भी इशू नहीं है. इसके बाद एक और केस पढ़ेंगे. क्या मिस्टर कुरैशी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट. हिज विडो कोनो के लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्रपोज टू सेल द प्रैक्टिस ऑफ हर हस्बैंड टू मिस्टर परदेसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर 5 लाख रुपीज. द प्राइस ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू यूज द नेम. तो ठीक है, तो नाम भी आप देने वाले हो, बेचने वाले हो. कैन विडो ऑफ कुरैशी सेल द प्रैक्टिस एंड कैन मिस्टर परदेशी कंटिन्यू टू प्रैक्टिस एज अ नेम ऑफ प्रोप्राइटर. तो इस केस के अंदर आपको पता है जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है नाम बेच सकते हैं, लेकिन कब तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए? विद इन 1 ईयर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा. अगर विद इन 1 ईयर के अंदर कंप्लीट हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे फिर आपको कोई इशू नहीं आएगा. इन द गिवन केस वो प्रपोज टू सेल इन द इफेक्ट ऑफ प्रपोज सेल ऑफ गुडविल द एक्ट इज परमिसिबल एंड कंटिन्यू टू नेम. लेकिन 1 साल बाद होता तो ये अलाउ नहीं होता. उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए आप. क्या मिस्टर एस एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पब्लिश्ड अ बुक एंड गेव हिज पर्सनल डिटेल एज अ ऑथर. दीज डिटेल्स ऑल्सो मेंशन्ड हिज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. जब आप बुक पब्लिश करते हो आप क्या कर सकते हो? खाली डेजिग्नेशन दे सकते हो सीए का एंड वहां पे जो है अपना फर्म का नाम दे सकते हो. इससे ज्यादा कुछ अलाउ नहीं होता, ये आपको याद होगा. तो इस केस के अंदर जो है सॉलिसिटेशन आएगी एंड इस केस के अंदर आपका जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आएगा क्लॉज नंबर 6 के अंदर. तो यहाँ पे हमने इतने क्वेश्चंस कवर कर लिए. इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस होंगे एंड जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से करने वाले हैं. आई होप सो यहाँ तक की चीजें आपको समझ आई है. अपना जो आपको अगर चीजें समझ आई एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर बताना. और कोई अगर चीज़ आपको लगे कि यार ये भी चीज़ कवर करनी चाहिए तो वो भी आप बता देना. एंड इसीलिए मैंने आपको स्टडी मैट से क्वेश्चन कराए जिससे आपको जो है कॉन्फिडेंस भी आता है कि आईसीआई के जो क्वेश्चन है हम वो कर पा रहे हैं. एंड अगर आप ये कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट है बढ़िया आने वाला है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. जब तक के लिए थैंक